हेलो, होप आई एम ऑडिबल। प्लीज़ कंफर्म अगर मेरी आवाज़ सभी तक पहुंच रही है बराबर तो। ऑलराइट, सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्कशन हम लोग कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे। आई थिंक कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, 10 के आसपास हो गए थे शायद। 10 ही हुए थे, नहीं 10 नहीं हुआ था, ए एक्स है, नहीं हुआ था। आप ही बताओगे, मुझे याद नहीं है कितने सवाल हुए हैं। एक मिनट, 13, 9, अच्छा 9 है ये। 10 कहीं नीचे मिला मुझे, 10 कहाँ चला गया? 10 यहाँ कैसे आ गया? ये हो गया 10 अपना। कितने सवाल हुए तो बताना प्लीज। गुड मॉर्निंग। हेलो, आवाज आ रही है? प्लीज कंफर्म करो आवाज आ रही है तो। सबसे पहले आपको ये बताना है कि मेरी आवाज आ रही है या नहीं। अकॉर्डिंगली मैं क्लास की शुरुआत करूं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बताओ, ठीक है कि एम आई ऑडिबल? अभी तक कमेंट नहीं मिल रहे हैं तो मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं ऑडिबल हूं या नहीं हूं। ठीक है, तो जब बताओगे तभी कुछ बात बनेगी। यहाँ से तो स्ट्रीमिंग बराबर जा रही है। लेट मी कंफर्म। प्लीज कंफर्म करें मेरी आवाज आ रही है तो, क्योंकि अच्छा आ गई आवाज, ठीक है। ऑल राइट, फाइन, थैंक यू। ओके, कितने सवाल हो गए थे ये कंफर्म कर दो। कितने सवाल हो गए थे? एक या दो या तीन या चार? मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कितने सवाल हुए थे। ये हुआ था कि नहीं हुआ था? हाउ मेनी क्वेश्चंस वी सॉल्व्ड ऑन दैट डे? 15 हुए थे, 10 हुए थे? यूजुअली मल्टीपल ऑफ 5 ही होते हैं जहां मैं छोड़ता हूं। तो जल्दी कंफर्म कर दो कि कितने सवाल हुए थे, ताकि मैं आगे के सवाल बताना आपको अभी से शुरू कर दूं। जल्दी, क्विक क्विक क्विक। चैट इतना स्लो क्यों आ रहा है? मतलब आ ही नहीं रहा है क्या? आप लोग लिख ही नहीं रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे मैंने अभी पूछा कितने सवाल हुए, कोई बता ही नहीं रहा है। क्या प्रॉब्लम है? कुछ तो इश्यू लग रहा है मुझे। थियरी खत्म हो गई थी। 15 सवाल हो गए थे। अच्छा ठीक है, थैंक यू। 15 हो गए थे। ओके, तो यहाँ से शुरू करना है ना? ठीक है, चलो पढ़ो इस सवाल को सॉल्व करो। कह रहा है एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है और इसको कौन डिवाइड कर रहा है? एक लाइन डिवाइड कर रही है।
तो कह रहा है किस रेशियो में कर रही है, इंटरनली, एक्सटर्नली, 45:1 एक्सटर्नली, इंटरनली, कैसे पता करोगे? तो देखो पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ है 3,4 और एक दूसरा पॉइंट आपको यहां पर दिया हुआ है जो कि है 7,8 और आपने इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, फिर आपने कहा कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन है और ये लाइन की इक्वेशन दी है और वो इसको डिवाइड कर रही है, ठीक है, वो इसको डिवाइड कर रही है। क्लियर? तो जरा ध्यान से देखो कि अगर ये इसको डिवाइड कर रही है तो कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या पड़ेगा कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। इससे भी एक लाइन बन रही होगी, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो दो पॉइंट से बनने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लो और साथ ही साथ इस लाइन की इक्वेशन निकाल लो जो दिया हुआ है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। अब फिर देखेंगे कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर अंदर होगा तो इंटरनल डिवीजन होगा, बाहर होगा तो एक्सटर्नल डिवीजन होगा। अब इसको पता करने के लिए सबसे पहले इस लाइन की आप इक्वेशन निकाल लो। तो इसकी जब आप इक्वेशन निकालने जाओगे तो 2 पॉइंट फॉर्म है, तो ये बनेगा y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये हो गया आपका, वैल्यू दिख रहा है आपको। अब ये 4 बचा यहाँ बचा 4, ये 4 और 4 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो 4 और 4 जब कैंसिल हो जाते हैं तो आप ऐसे कह सकते हो भैया कि इसका जो प्रवणता या स्लोप है m, ये स्लोप m 1 के बराबर है। स्लोप n का मतलब होता है m इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है 45 डिग्री, ठीक है। तो यहां से आपको वैल्यू बेसिकली क्या मिल रही है, अगर आप लाइन की इक्वेशन को ध्यान से देखें तो आपको मिल रहा है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। इसको इधर लेके आओगे तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये आपकी लाइन की इक्वेशन हो गई 1। दूसरी जो लाइन की इक्वेशन है वो आपको दी है 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सॉल्व करूंगा। तो यहां पर आप 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो, तो 3y कैंसिल हो गया, ये बनेगा 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x, और ये हो गया आपका 3 और 7 कितना 10 के बराबर 0 हो गया। x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई -2, और x अगर -2 है तो y कितना होगा, x -2 हो गया, तो -2 प्लस 1 -1 हो गया, y की वैल्यू -1 हो गई, तो y की वैल्यू आपकी आ गई -1। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। तो x की वैल्यू आपकी आ गई -2 और y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई -1। बहुत ध्यान से आपको देखना है। तो ये है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आप मुझे खुद बताओ कि जब ये लाइन आप ज्वाइन कर रहे हो, आप खुद बता दो कि ये जो दोनों पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में है। ये दोनों पॉइंट आपके जो हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, राइट। लेकिन ये जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब क्या है कि इसको एक्सटेंड करेंगे तो कहीं काटेगा। तो डिवीजन आपका एक्सटर्नल होना है, और एक्सटर्नल डिवीजन होना है तो इंटरनल डिवीजन वाला तो गलत हो गया, क्योंकि आपको ये पता चल गया कि दोनों वैल्यूज नेगेटिव आएंगी एक्स और वाई की, तो मतलब बाहर है इससे। लेकिन अभी आपका आंसर नहीं आया है। आंसर कैसे आएगा इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी लोगों को फॉर्मूला पता है कि क्या होता है फॉर्मूला डिवीजन जब आप करते हो। तो आप कहते हो आपका फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। क्या आपका ये एक्स क्वाड्रेंट होता है? यस, ऐसे ही आता है ना, ये आपका एक्स क्वाड्रेंट आता है। वाई क्वाड्रेंट जो होता है वो आपका क्या आता है my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। अब देखो यहां पर एक चीज तो 100% सर्टेन और श्योर है। वो क्या श्योर है कि यहां पर m और n दोनों पॉजिटिव नहीं होने हैं, क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव और पॉजिटिव आनी चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। लेकिन अब हमें पता करना है कि इसमें कौन सा रेशियो होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, या तो आप यहां पर m को m रहने दें, n को n रहने दें, x2 और x1 डाल दें। ठीक है, x2 और x1 डाल के इसको -2 के बराबर करें। यहां पर क्या करोगे आप y2 और y1 डालोगे और इसको आप -1 के बराबर करोगे। सो आपको बेसिकली m और n में एक इक्वेशन मिलती हुई दिख रही है कि नहीं दिख रही है? यस, दोनों से m प्लस n की वैल्यू निकाल के बराबर कर दोगे, m और n का रेशियो मिल जाएगा। जरा इसको सॉल्व करें। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि आपको यहां पर कई सारी चीजें करनी पड़ रही है, बट फिर भी सॉल्व करना चाहिए। करते हैं। तो मैंने ये बोल दिया कि भाई मेरा जो m और n का रेशियो है जिसमें ये डिवाइड हो रहा है, मैं अब लिखने जा रहा हूं। आप बहुत ध्यान से देखना, मैं लिखूंगा इसको 7m mx2 प्लस 3n डिवाइडेड बाई m प्लस n, और ये वैल्यू मेरी कितनी आएगी -2, तो मैंने यहां -2 लिखा। दूसरा मैं लिखने जा रहा हूं जो y में इक्वेशन है,
जो वाई क्वाड्रेंट आपको मालूम है -1, उसको आप -1 लिखो, और वहां पर आप लिखोगे my2, तो ये हो गया आपका 4m प्लस ny1। सो ny1 कितना होगा आपका, ny1 n इंटू 8, सो ये हो गया 8n। क्या ये सही लिखा है मैंने? नहीं, राइट, एक मिनट, सॉरी, 8m आएगा प्लस 4 टाइम्स n आएगा, डिवाइडेड बाई यहां भी m प्लस n आएगा, और ये आपकी वैल्यूज हो गई। ठीक है, अब क्या करोगे, आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो ये बनेगा 7m प्लस 3n डिवाइडेड बाई 8m प्लस 4n, और ये वैल्यू आपकी किसके बराबर हो गई, 2 के बराबर हो गई। यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो ये 8 दूनी 16 हो गया, और 16 माइनस 7 कितना हो गया आपका 9m, और ये कितना हो गया 3n यहां पर है, और 4 दूनी 8 यहां पर हो गया, तो ये बराबर हो जाएगा 6m। कुछ ऐसा आ रहा है, बहुत ध्यान से देखें, क्या ऐसा आ रहा है कुछ, फिर से देखिए ध्यान से, ये 8 है और 3 है, -5 बनेगा, -5n। तो m रेशियो n अगर आप यहां से निकालते हो तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है कुछ -5:9 आ रही है। तो माइनस का मतलब होता है कि डिवीजन एक्सटर्नल है, और 5:9 जो आपकी वैल्यू आई, ये आपका करेक्ट हो गया, वो क्या आंसर है आपका डी। तो ये सवाल डेफिनेटली टाइम टेकिंग है, और ये आपको पता होना चाहिए कि ये टाइम टेकिंग है। तो एग्जाम में अगर ये प्रश्न आएगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। अगर मुझे ये दिया है कि एक लाइन काट रही है, कुछ लोग कह रहे हैं एक्सटर्नल डिवीजन में m-n होगा ना, पिंकल जी जब आप मैथमेटिकली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप उसको पॉजिटिव रेशियो लेके चलो, अगर वो नेगेटिव होगा तो वो अपने आप आ जाएगा। मैंने क्या बोला, आपको शुरू में अगर मालूम है कि n नेगेटिव होगा तो आप m-n रखोगे, बट क्यों दिमाग लगा रहे हो कि नेगेटिव है या नहीं है, मत लगाओ, आप उसका m प्लस रहने दो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, अगर एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो अपने आप नेगेटिव आएगा, और अपने आप नेगेटिव आ गया देखो, तो आप उसको प्लस लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। कोऑर्डिनेट में प्लस और माइनस अपने आप ख्याल रख लेता है, जो वैल्यू आता है सॉल्व होगी। स्टेप्स मालूम होने चाहिए कि जब भी 2 पॉइंट दिए हैं और एक लाइन उसको काट रही है और पूछा जाए किस रेशियो में डिवाइड करेगी, ये टाइम टेकिंग सवाल होता है। द ओनली थिंग इज दैट इफ यू कैन जज क्विकली कि इंटरनल है या एक्सटर्नल है। मान लिया इसी सवाल में 3 ऑप्शन इंटरनल होते और एक एक्सटर्नल होता, तो आप सीधा आंसर लगा देते। तो आंखें खुली रखो, बट आपको पता होना चाहिए कि सवाल में समय लगेगा, इतना सारा कुछ करने के बाद मालूम चला कि कैसे वैल्यू आएगी। अब आप कहोगे ऑप्शन रख के नहीं देख सकते थे क्या? अरे भैया पहले कैसे पता कौन सा करेक्ट है? 3 ऑप्शन चेक करने बैठोगे तो कम से कम 2 चेक करने पड़ेंगे ना, 2 ऑप्शन चेक करने में भी टाइम जाएगा तुम्हारा, ठीक है? तो ये ध्यान रखो। आगे बढ़ते हैं। PQR मिड पॉइंट है, साइड ABBCCA के ट्राइंगल इससे बना हुआ है, तो आपको बताना है ट्राइंगल PQR का एरिया कितना है, ठीक है? एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो जरा जल्दी से लगाओ तुम लोग और बताओ इसका आंसर क्या है। इसका फॉर्मूला बता चुका हूं मैं, ठीक है? याद है कुछ जब कोलिनियर के बारे में बात कर रहे थे तो इसका फॉर्मूला आपको मस्त तरीके से मैंने बताया हुआ है। ध्यान है कि नहीं? बतावा कि ध्यान है कि नहीं? ठीक है, जल्दी बताओ, ध्यान है कि नहीं? ओहो, तो कैसे निकलेगा ये? अच्छा देखो, यहां पर पहली बात तो ये 2 तरीके हैं, या तो आप तीनों साइड्स को निकाल लो या फॉर्मूला लगा दो, जो मर्जी आया करो, मुझे उत्तर चाहिए। तो जरा लगाओ, जरा उत्तर बताओ कितना आएगा। ओके, ठीक है? तो आपका फॉर्मूला क्या था, याद है आपको? हाफ इंटू x1 5 इंटू y2 माइनस y3, याद है? तो 6 माइनस 3 बनेगा, प्लस x2 ये है आपका -7 इंटू x1 y2 y3 x2 3 1, तो ये बनेगा 3 माइनस 1 प्लस ये हो गया आपका x3 1 इंटू y1 माइनस y2 आएगा, तो -1 माइनस 6 आ गया। सो -1 माइनस 6 आ गया। अब ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो ये बना हाफ, यहां पर 3 × 15 हो गया, ये हो गया 4, तो ये हो गया -28 और ये हो गया -7। तो देखो ध्यान से, ये हो गया -35 और 15 -20/2 -10। अब देखो माइनस का मतलब नहीं होता, ये बेसिकली मॉड होता है। यहाँ पर ये नेगेटिव भी आएगी तब भी आपको पॉजिटिव आंसर लगाना है, तो आंसर आपका हो जाएगा +10। आंसर क्या हो गया आपका? बी ऑप्शन, ठीक है?
तो अगर आपको एक्सप्रेशन सही से याद है तो सीधे वैल्यू रखनी है x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री, x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन, x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू, और कैलकुलेट कर लो। पॉजिटिव मैग्नीट्यूड जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बस सीधा आंसर लगा दो। अगर आप तीनों साइड निकाल लोगे, हो सकता है कि ट्राइंगल बैठ जाए राइट एंगल, हो सकता है ट्राइंगल बैठ जाए इक्विलेटरल, और उस केस में आप जल्दी आंसर निकाल पाओ बिना इसको यूज किए, बट यू नेवर नो, हो सकता है कुछ ना बैठे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कई केसेस ऐसे हो सकते हैं कि ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल बन जाए या फिर राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए, तो वहां पर इसको बिना इस्तेमाल किए भी आंसर निकाल सकते हैं, बट वो साइड्स निकालने में भी आपका समय जाएगा। और अगर साइड निकालने में आपका समय जाएगा तो बेहतर है कि इस फॉर्मूले को तमीज से देख लो और इसको जल्दी से लगा के देख लो। ठीक है, जल्दी से लगा के देख लो। बट बिल्कुल एक चीज को आप ध्यान से देखना कि जो आंसर 10 लगाया है मैंने, क्या ये सही है? नहीं। क्यों नहीं सही है? राइट, देखो 10 जिसका एरिया आया है वो हमसे पूछा ही नहीं गया। ठीक है, बिल्कुल आपका आंसर जो आने वाला है वो मैं बताता हूं क्या आने वाला है। आप कहोगे ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो ट्राइंगल बनता है उसका एरिया 1/4 होता है, हाफ नहीं होता है। हाफ पेरीमीटर होता है, एरिया 1/4 होता है। तो एरिया अगर 1/4 होगा तो तुम्हारा आंसर होगा 10/4। 10/4 आपका हो जाएगा 2.5। तो ओरिजिनल ट्राइंगल का एरिया तो 10 है, लेकिन जो पूछा गया है उसका एरिया क्या है? आपका 2.5 है। मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो एरिया बनता है वो एरिया होता है 1/4। ठीक है, 1/4। सारी साइड्स जब आधी हो जाती हैं तो एरिया 1/4 हो जाता है। सिमिलैरिटी में पढ़ाया हुआ है आपको। ठीक है, तो आंसर आपका होगा 2.5। अगला सवाल देखते हैं। किस के की वैल्यू के लिए पॉइंट्स जो है कोलिनियर हो जाएंगे? अब इसके देखिए दो तरीके हैं फिर से। या तो आप दोनों के स्लोप्स को बराबर करके देख लो, वो एक तरीका है, रेशियो से सॉल्व कर लो, या फिर वो एक्सप्रेशन लगा लो उससे सॉल्व कर लो। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं देखो ऐसे करने जा रहा हूं कि ये 3 पॉइंट्स मुझे दिए हैं, अगर ये कोलिनियर होंगे तो क्या होगा? देखो आप कहोगे यहां है k, 2 माइनस के, यहां पर वैल्यू आपकी क्या है? 1 माइनस के, 2k। यहां पर आपकी वैल्यू क्या है? -4 माइनस के, 6 माइनस 2k। ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है। अब अगर ये कोलिनियर हैं तो यहां पर मैं स्लोप निकालूंगा m1 और यहां मैं स्लोप निकालूंगा m2। ये m1 और m2 जो स्लोप्स हैं ये होना चाहिए आपस में बराबर। दैट्स इट, यही आपको काम यहां पर करना पड़ेगा। दैट्स इट। तो कर लेते हैं, यहां स्लोप निकालते हैं। तो ये होगा y2 माइनस y1। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो आपको बनेगा 3k माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस के इज 1 माइनस 2k, बराबर किसके बराबर है? यहां 6 माइनस 2k में आपने 2k माइनस किया तो मिला आपको 6 माइनस 4k, और -4 माइनस के में इसको माइनस किया आपने तो आपको मिलेगा -5। ये आपकी इक्वेशन हो गई। यहां से आपको क्या करना है? चुपचाप k सॉल्व करना है बस। तो जरा बताओ k की वैल्यू क्या है? अब k की वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं, या तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें और सॉल्व करें, या k की वैल्यू हम ऑप्शन से देखें। देखो सबसे खास बात क्या है कि k की एक वैल्यू या तो 1 है या तो -1 है। तो इन दोनों में से पहले चेक करते हैं क्या है। k की दो वैल्यूज हैं, पर कोई भी एक वैल्यू रख के देखते हैं। k की वैल्यू 1 अगर हमने रखा, क्योंकि 1 या -1 में से एक जरूर है ऑप्शन के हिसाब से, तो k बराबर 1 रखने पे देखो क्या होगा? 3 माइनस 2 क्या है? 1, और k बराबर 1 रखने पे ये क्या है? -1। k बराबर 1 रखने पे ये वैल्यू क्या है आपकी? 2, और ये है -5। क्या ये सही है? गलत है। तो अगर ये गलत हो गया तो k बराबर -1 को क्या चेक करने की जरूरत है? नहीं। अगर k बराबर 1 सही नहीं है तो दो ऑप्शन में 1 है, दो में -1 है, तो -1 वाला अपने आप करेक्ट हो गया। फिर भी अगर आपको चेक करना है तो कर लो। तो ये बनेगा -5 -1 रखने पे, और डिवाइडेड बाई ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 3। हुई कि नहीं हुई? और k की वैल्यू अगर आपने -1 रखी, एक मिनट, k की वैल्यू -1 रखने पे क्या बन रहा है? -5/3, और k की वैल्यू -1 रखने पे बन रहा है 10/-5। तो बराबर तो नहीं आ रहा है, ये कुछ मैंने गलत लिखा है क्या? एक बार चेक करें। 3k - 2 इज करेक्ट, डिवाइडेड बाई 1 - 2k इज करेक्ट, 6 - 4k इज करेक्ट, और -5 इज ऑल्सो करेक्ट। -5 इज ऑल्सो करेक्ट। सब कुछ करेक्ट दिख रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? k की वैल्यू 1 रखी तो मैंने कुछ गलत रखा क्या? k बराबर 1 रखने पे यहाँ 1 आया, यहाँ -1 आया। k बराबर 1 रखने पे 2 आया, -5 मैच नहीं कर रहा है। k बराबर -1 रखा हमने तो ये हो गया -5/3,
कुछ मैच नहीं कर रहा है। 2 - 2k होना चाहिए। कहाँ 2 - 2k होना चाहिए? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, सॉरी, यहाँ गलत लिखा ना मैंने, 2 - 2k, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2k - 2, अच्छा ये हो जाएगा 4k - 2, ठीक है। अब जरा बताओ क्या सही है। k बराबर 1 अगर आप रखते हो, 4 एकन्नम 4 - 2 2 हो गया, और -1 हो गया -2, डिवाइडेड बाई k बराबर अगर आपने 1 रखा तो ये वैल्यू हो गई 2/-5, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अब k बराबर -1 हमने रखा तो ये सही होना ही होना है, मैं मालूम है क्योंकि इस पर नहीं हुआ। सो k बराबर -1 अगर आपने रखा तो यहाँ क्या मिल रहा है -6, ठीक है। -6 बटे k बराबर -1 रखने पर 3 मिल रहा है, यानी -2 मिल रहा है, और यहाँ पर ये है आपका -5, और k बराबर -1 रखने पर 10, तो ये दोनों मैच कर रहे हैं, करना ही था खैर। अब k बराबर -1 मैच कर गया, तो अब हमें चेक करना है k बराबर 1/2 या -1/2। सो k बराबर अगर आप 1/2 रखते हो तो देखो यहाँ क्या मिलेगा, k बराबर 1/2 रखते हो तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 - 2, यानी 0 हो गया, ठीक है। 2k 1 हो गया तो 4k 0 हो गया, खत्म। और k बराबर अगर आपने रखा 1/2 यहाँ पर तो ये 0 नहीं हुआ, तो k बराबर 1/2 गलत है। सो k की वैल्यू आपकी क्या आएगी -1/2, और k अगर -1/2 आएगा तो आपका आंसर क्या होगा D, विच इज -1 -1/2, ठीक है। चेक करना है कर लो। k को अगर आपने -1/2 लिया तो -1/2 लेने पे ऊपर हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई -1/2 लेने पे नीचे क्या हो जाएगा आपका सिंपली 2 हो जाएगा। और यहां पर अगर k को आपने -1/2 लिया तो ऊपर वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6 + 2 8 आ जाएगी। इफ आई टेक k इज इक्वल टू -1/2 तो ये वैल्यू आ जाएगी -4/2, k की वैल्यू -1/2 मैंने लिया तो ये 6 + 2 8/-5, ये मैच नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है? ओके, और तो कोई पॉइंट गलत नहीं लिखा ना मैंने, प्रोसेस करेक्ट है, मतलब मे बी मैं वैल्यू रखने में कुछ ये 0 बन गया, और 4k 6 तो नहीं हो रहा है, नहीं। सो -1 तो करेक्ट आ रहा है, बट ये वैल्यू मैच नहीं कर रही है अभी भी, ये वैल्यू अभी मैच नहीं कर रही है, ठीक है। सो देयर इज सम इशू इन द सेकेंड पॉइंट। आप या तो पॉइंट आउट करो मैंने अगर कहीं गलत लिखा है तो, क्योंकि दूसरा तो मेरे ख्याल से मैंने सही लिखा है, ये 6 - 4k है और ये अपॉन -5 है, इट्स दिस सीम्स करेक्ट। सो k की वैल्यू 1/2 मेरे हिसाब से सेटिस्फाई नहीं कर रही है, क्योंकि k की वैल्यू 1/2 पे तो ये अनडिफाइंड भी हो रहा है, और जो -1/2 है उस पर भी ये वैल्यू सेटिस्फाई हो नहीं रही है, ठीक है, क्योंकि ये 2 बन रहा है और ये ऊपर -4 बन रहा है, और यहाँ -1/2 रखने पर आपका ये वैल्यू जो हो रही है 8 बन रही है, 8/-5 के बराबर ये है नहीं, ठीक है, क्लियर है। तो देखो यहाँ पर -1 तो मैच कर गया, पर और कुछ मैच नहीं कर रहा है, केवल -1 मैच कर रहा है और दूसरा पॉइंट हम मैच नहीं करा पा रहे हैं। ओके फाइन, तो आप चाहो तो इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लो। अगर आप क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करोगे तो आपको दोनों वैल्यूज जो भी होंगी वो दिख जाएंगी, बट बेस्ड ऑन द ऑप्शन नथिंग इज करेक्ट, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें कुछ तो डेटा की प्रॉब्लम है, सेकेंड वैल्यू मैच नहीं कर रही है मेरी ड्यू टू सम इशू, बट फर्स्ट वैल्यू मैच कर रही है, के बराबर -1 मैच कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आ गया ना। अब आगे डेटा का प्रॉब्लम है, सॉरी, या तो आप क्वाड्रेटिक बना के और दोनों वैल्यूज को आप सॉल्व करो। तो देखो मैं बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन से सवाल थोड़े लंबे हैं, जैसे ये सवाल है आपका, इस सवाल में थोड़ा समय जाएगा, कोलिनियरिटी चेक करनी है, और वेरिएबल जो एक्सप्रेशन है के वो तीनों में मौजूद है, 1 2 3, बेसिकली यू हैव 6 टर्म्स विद वेरिएबल के, और उनको क्या करना है तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है दो दो के पेयर में, तो ये टाइम कंज्यूमिंग अफेयर हो जाता है, इट इज लिटिल टाइम कंज्यूमिंग अफेयर। समझ में आ रहा है सभी को? तो ये अभी मैं क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ रहा हूं क्योंकि इसके डेटा में कुछ इशू है, ठीक है, बट आपको प्रोसेस समझ में आ गया। k -1 करेक्ट है, बट k -1/2 +1/2 दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लो अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए क्या है तो, ओके, बट एग्जाम में यू कैन चेक। Two lines passing through the point 2 3 intersect each other at an angle of 60 degree. Slope
ऑफ वन लाइन इज 2, फाइंड द पॉसिबल इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो क्या कह रहा है आपसे कि एक लाइन का स्लोप 2 है। अब मेरे को एक बात बताओ, आपको मैं बता चुका हूं कि दो लाइंस के बीच का जो एंगल होता है tan थीटा, tan थीटा ये क्या होता है आपका, आपने पढ़ा है ना इसको, कि ये होता है आपका m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। वी हैव सॉल्व दिस लाइक दिस। इसमें से m1 और m2 में से कोई एक वैल्यू आपकी 2 के बराबर है, कौन सी नहीं पता। तो यहां पर एक मॉड का साइन आएगा बेसिकली, बिकॉज 60 डिग्री अगर आपकी वैल्यू आई है 60 डिग्री, आई डू नॉट नो। देखो एक लाइन है, इसका स्लोप मान लिया 2 है, ये वाली लाइन है। अब इस लाइन से कोई एक लाइन 60 डिग्री का एंगल बनाती है, राइट? तो 60 डिग्री का एंगल इधर भी हो सकता है और 60 डिग्री का एंगल इधर भी हो सकता है। देयर आर 2 पॉसिबल लाइंस जिसका एंगल आपका क्या है, 60 डिग्री हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां मॉड का साइन का मतलब है कि दोनों पॉसिबिलिटीज हमें लेके चलना है। तो जरा देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू है। आपने कहा ये वैल्यू मेरी √3 के बराबर है, tan 60 क्या होता है आपका √3 होता है। तो ये हो गया √3 बराबर m1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 m1। मैंने m2 को 2 रख दिया। तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो आपको वैल्यू क्या मिलने वाली है। आपको मिलेगा m1 माइनस 2 बराबर दो चीजें। देखो पहला जो मिलेगा वो ये मिलेगा कि हम ये मान लेते हैं कि m1 मेरा 2 से बड़ा है। एक m1 2 से बड़ा हो सकता है और एक m1 2 से छोटा भी हो सकता है। तो जब मेरा m1 2 से बड़ा होगा, m1 जब 2 से बड़ा होगा तो ये मॉड हटाने से पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 प्लस 2m1 इंटू √3, एक इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन ऐसी बनेगी जब m1 मेरा नेगेटिव होगा तो 2 माइनस m1, मतलब ओवरऑल एक्सप्रेशन जब अंदर नेगेटिव होगा तो ये वैल्यू आपकी इसके बराबर होगी। यहां से मॉड की 2 वैल्यूज निकल कर आएंगी, ठीक है? 2 वैल्यूज यहां से मॉड की निकल के आएंगी, मतलब m1 की वैल्यू निकल के आएंगी और दोनों के हिसाब से हम लाइन की इक्वेशंस कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जरा कैलकुलेट करें और देखें लाइन की इक्वेशन यहां पर क्या क्या है। उसके लिए पहले मुझे चाहिए स्लोप। तो देखो यहां से जरा सॉल्व करके बताओ और मुझे बताओ स्लोप तुम्हें कितना मिल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1, ठीक है? तो आप कहोगे यहां से अगर मैं स्लोप निकालने गया सो m1 की जो वैल्यू आएगी, बहुत ध्यान से देखना पहली इक्वेशन से, वो क्या आएगी, वो वैल्यू आपकी आ रही है √3, ठीक है? यहां √3 है प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2√3 और वो भी 1 से माइनस करके 1 माइनस 2√3। ये है पहले इक्वेशन से स्लोप। दूसरे इक्वेशन से जो स्लोप तुम्हें मिलने वाला है वो वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2√3। ये बेसिकली 2 स्लोप की वैल्यूज आपको मिल रही हैं m1 की। ऑलराइट, क्लियर? अब मेरे को एक बात बताओ क्विकली कि ये दोनों स्लोप वैल्यूज आपको किस ऑप्शंस में दिख रही हैं, ठीक है? किन किन ऑप्शंस में ये स्लोप की वैल्यूज आपको दिखाई दे रही है। तो आप कहोगे पहले में तो साफ साफ ये वाला वैल्यू दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहां पर ये वाला स्लोप तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, यहां पर कोई टेंशन ही नहीं है, साफ साफ डायरेक्ट दिख रहा है। बट स्लोप तो मैच कर रहा है। यहां पर स्लोप मैच करने के बाद हमें यह भी देखना है कि क्या ये 2,3 से पास हो रहा है। तो आप कहोगे 2,3 यहां पर रख के देखना पड़ेगा मैच कर रहा है क्या। अगर यहां 2 रखा आपने और यहां 3 रखा तो ध्यान से देखो, अगर आपने 2 रखा तो ये हो गया 2√3 हुआ, और यहां पर 3 रखा तो 3 इंटू 2 6√3, 6√3 प्लस 2√3 8√3 बना, ये टर्म मैच कर गया। इसके अलावा x की वैल्यू 2 है तो ये बनेगा 4, y की वैल्यू 3 है तो बनेगा -1, दोनों मिला के +1 देंगे तो राइट साइड में +1 भी लिखा है। तो पहली जो इक्वेशन है ये 100% इस लाइन की इक्वेशन है, ठीक है? अब आप एक बात मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये करने की जरूरत क्या थी, अगर हम सीधे 2,3 उठा के यहां रखते तो ये मैच करता, ये मैच नहीं करता तो ये तो गलत है। फिर आप कहते यहां रखते अगर हम 2,3 तो 2√3, 2,3 अगर यहां रखते तो ये भी मैच नहीं करता तो ये भी गलत हो जाता। तो ऐसे तो हम सीधा ऑप्शन ए लगा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ऑप्शन ए ही 2,3 से पास हो रहा है। तो मैं कहूंगा ये सरासर गलत है। क्यों? देखो एक पॉइंट 2,3 से
कितनी लाइंस पास हो सकती हैं? इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से। तो सिर्फ ये दिखा देना कि पहली वाली ऑप्शन जो है इसमें जो लाइन लिखी हुई है ये 2,3 से पास हो रही है, क्या ये नेसेसरी है कि तुम्हारी ये लाइन वही है जो तुम्हें चाहिए? नो, इट कैन बी एनी लाइन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक ऑप्शन ऐसा दे दिया होता कि 3x - 2y = 0। देखो क्या तुम्हारा 2,3 इसमें रखने पे सेटिस्फाई होगा? यस। पर क्या ये लाइन की इक्वेशन सही है? नहीं। तो जो आपको लाइन चाहिए वो वाली लाइन ये है या नहीं है, ये तब तक नहीं बता सकते जब तक नन ऑफ दीज में भी एक लाइन लिखी होती और उसको भी हम रिजेक्ट कर देते। जब हम 3 रिजेक्ट करते तो कहते कि हाँ यही होगा। लेकिन सिर्फ ये प्रूफ कर देना कि ये 2,3 से पास हो रहा है पहला ऑप्शन, वी कैनॉट से दिस इज द लाइन बिकॉज नन ऑफ दीज भी करेक्ट हो सकता है। ये वन ऑफ द लाइन है जो उससे पास हो रही है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए आपको स्लोप निकालना पड़ जाएगा। जब हमने स्लोप निकाल लिया है तब हमने देखा है कि अच्छा स्लोप की ये दोनों वैल्यूज हो सकती हैं। अच्छा यहां स्लोप भी मैच कर रहा है ये वाला। जब ये स्लोप भी मैच कर रहा है और ये 2,3 से पास हो रहा है तो वो लाइन वही है जो मुझे चाहिए। स्लोप भी मैच कर रहा है और लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है वो भी पता है, तो लाइन फिक्स हो जाती है कि नहीं? अगर स्लोप पता हो, अगर स्लोप पता हो और लाइन एक पॉइंट जिससे पास हो रहा है वो पता हो तो लाइन फिक्स हो जाती है। अतुल कह रहे हैं बट ऑप्शन में तो केवल एक ही पॉसिबल हो पा रहा है। अतुल जी नन ऑफ दीज में क्या लिखा है आपको मालूम है? ऐसी बातें नहीं करते हैं। जब नन ऑफ दीज में भी कोई इक्वेशन लिखी होती है और आप वो गलत कर देते तब आप कहते कि पहला सही है। किस लॉजिक से? कि भैया 3 गलत हो गए इसलिए पहला सही है। पहला इक्वेशन अगर 2,3 से पास हो रहा है तो मैं वही तो बार बार आपसे बोलने की कोशिश कर रहा हूं। बार बार आपसे बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि सिर्फ एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन इनफाइनाइट होती है भैया। अब तुम्हें कौन सी कैसे पता कि वही वाली लाइन है जो उस वाली लाइन से 60 डिग्री का एंगल बना रही है? मालूम है क्या? नहीं। क्लियर और नॉट? समझ में आया कि नहीं? लेटर से तुम्हारी शादी है, तुम्हारी बारात जा रही है, ठीक है। अब उस दिन बहुत शादियां होती हैं, होती है कि नहीं होती? तो क्या सड़क पर जाने वाले किसी भी दूल्हे को पकड़ के आपकी होने वाली दुल्हन से शादी करा दी जाएगी? नहीं, है ना। बाकी उठा के देखेंगे ना तुम्हारा सेहरा कि अरे ये तो वही है, अतुल जी ही है, तो अतुल जी से ही कराई जाएगी ना शादी। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? तो अगर सड़क से इनफाइनाइट दूल्हे गुजर रहे हैं इसका ये मतलब नहीं किसी को पकड़ के शादी करा देंगे। ना 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 ना, दहेज तुमने लिया है तो शादी तुम ही से होगी, ठीक है। आ गया समझ? आप तुरंत समझ में आ जाएगा भाई, रियल लाइफ एग्जाम्पल मिल गया ना भैया, ठीक है। मजा आ गई। आया समझ में कि नहीं? अतुल जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं? ठीक है, वरना ये चीज समझाने के लिए तुम्हारी शादी में आऊंगा मैं और तुम्हारी ससुराल वालों से कहूंगा कि सड़क पे जो भी दूल्हा निकले उसको पकड़ो और शादी करो, क्योंकि अतुल का यही कहना है कि दूल्हा है तो करा दो शादी। बोलो भैया। अतुल जी वेट कर रहा हूं तुम्हारा यार, तुम्हारे चक्कर में मुझे इतना कहानी सुनानी पड़ी, अब तुम गायब हो गए। बुरा मान गए क्या? कई लोग यार जोक में ही बुरा मान जाते हैं, ये बड़ा रिस्क है, रिस्क है। कृष्णा जी कह रहे हैं कि ये बताइए कि अगर एग्जाम में समय कम है और हम ए ऑप्शन लगा सकते हैं क्या? देखो समय कम है और तुम रिस्क लेना चाहते हो तो लगा सकते हो, बट 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद भी 50% संभावना है कि ए और डी में से कुछ भी सही हो सकता है। 50% संभावना है, बट फिर भी रिस्क ले सकते हो। किस बात में तुम सोचो यार इतना खतरनाक ऑप्शन यहां लिखा है, एग्जामिनर ने सही लिखा होगा यार, वरना कुछ छोटा लिखता। ठीक है, लगा देना। ओके, अतुल गया, बुरा मान गया अभी, अब समझ रहे हो बुरा भला करेगा मेरे बारे में। हाँ जी, कहेगा सर तो पर्सनल हो गए, ठीक है। चलो पढ़ो।
अतुल कह रहे हैं 2,3 से फर्स्ट ऑप्शन कहीं ना कहीं सही हो सकता है, इसलिए हम उसी का स्लोप चेक करेंगे। तो वही तो मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको स्लोप चेक करना पड़ेगा यार। बी और सी तो मैंने पहले ही क्रॉस लगा दिया है, उसका स्लोप क्यों चेक करोगे जब वो पास ही नहीं हो रहा है उससे। ये वो दूल्हा है जो उस रोड से जा ही नहीं रहा है, तो ये तो हमारे स्कोप में ही नहीं है ना। ओके, लेट्स से शादी बरेली में दूल्हा पीलीभीत में, क्या मतलब है उससे तुम्हें, है ना, वो तो अपना कहीं और जा रहा है, उसको जाने दो। लेकिन जो तुम्हारे पंडाल से होके गुजरेगा ना, उससे मतलब है ना हमें। हाँ जी, तो वहां चेक करना पड़ेगा आइडेंटिटी। चलो पढ़ो। A1,3 C1 5,1 are two opposite vertices of a rectangle. The slope of the line which the other two vertices B and D is 2, and the equation of BD is। देखो भैया ऐसा है, यहाँ पर इन्होंने बोला कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में दो वर्टिसेस आपको दिए हैं 1,3 अपोजिट, और यहाँ पर आपको दिया है 5,1। फटाफट बना लो ऐसे, ठीक है। और देखो जब भी आप पॉइंट्स बनाते हो ना, थोड़ा सा सेंसिबली बनाओ हमेशा, इसका फायदा होता है, ठीक है, इसका हमेशा फायदा होता है आपको। क्यों? राइट। अब देखो ध्यान से, यहां पर जो कुछ भी दिया हुआ है 1,3 और 5,1, जाहिर सी बात है 5,1 नीचे होगा, एक्स कोऑर्डिनेट बड़ा है, वाई कोऑर्डिनेट छोटा है। और यहां पर मैं कह सकता हूं 1,3 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट छोटा है इधर और वाई कोऑर्डिनेट बड़ा है ऊपर। तो ये क्वाइट प्रैक्टिकल हमने लाइन की इक्वेशंस बनाई है, क्योंकि इससे फायदा क्या होगा अभी बताता हूं आपको। इससे फायदा ये होगा कि कई लाइन की इक्वेशन आपको अपने आप एलिमिनेशन करके दिखने लगेंगी कुछ ना कुछ। जैसे ये लाइन हो गई आपकी, अब आपको दिख रहा है कि आपने बेसिकली इसके हिसाब से बनाने की कोशिश करी है, तो एक लाइन ये हो गई। अब आपको इस लाइन की इक्वेशन पूछी जा रही है, आप मुझे बताओ एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसका स्लोप आपको पॉजिटिव दिख रहा है कि नहीं? यस, जो भी है इसका स्लोप पॉजिटिव दिख रहा है। पॉजिटिव स्लोप अगर मुझे दिख रहा है तो मुझे पता है ये दोनों नहीं हो सकते, ये दोनों असंभव है, नॉट पॉसिबल, ये दोनों नहीं हो सकते। ठीक, गलत हो गया। अब मेरा क्या है, इन्हीं दोनों में से कुछ करेक्ट है, इन दोनों का स्लोप तो बराबर है, बस ये देखना है कि ये दोनों पॉइंट क्या क्या है, किन, ये 4 के बराबर होगा या 1 के बराबर होगा, ये हमें अब बताना है। तो आप देखो ये आप कैसे निकाल पाओगे। उन्होंने कहा है एक लाइन का स्लोप क्या है, 2 है। ओके, यहां दिया इफ द स्लोप ऑफ द लाइन ऑन विच द अदर टू वर्टिसेस बी एंड डी लाई इज 2, तो स्लोप उसका 2 है, यहां भी स्लोप 2 है, यहां स्लोप -2 था, तो गलत हो गया। लेकिन आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है, इसकी इक्वेशन क्या है? अब इक्वेशन कैसे निकलेगी भैया, बताओ जरा, इसकी इक्वेशन कहां से आएगी? क्योंकि वो अगर तुम निकाल लेगे तो बात बनेगी। तो देखो इक्वेशन कैसे आएगी, जरा आप बताओ। यहां पर अगर ये आपका रेक्टेंगल है, अगर ये आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल कैसे बनता है? ये 1,3 आपका एक पॉइंट है, एक पॉइंट आपका 5,1 है, ठीक है। क्या रेक्टेंगल में डायगोनल आपके परपेंडिकुलर होते हैं? आप कहोगे नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। रेक्टेंगल में डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं क्या? जरूरी क्या? नहीं होते हैं। स्क्वायर में होते हैं, रोम्बस में होते हैं, रेक्टेंगल में नहीं होते, बट बाइसेक्ट होते हैं। तो देखो बाइसेक्ट होने से क्या होगा, आपको ये छोटी सी प्रॉपर्टी काम आ जाएगी कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कैसे निकलेगा, 1 और 5 6/2 3, 3 और 1 4/2 2, 3,2। आपका लाइन जो ये BD है, ये BD आपका पास करेगा किससे? 3,2 से, 3,2 से पास करेगा। अब देखो यहाँ 3,2 रखने पे कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी? 3 दूनी 6 -2 4, तो ऑप्शन क्या हो गया? ए। स्लोप 2 और पासिंग थ्रू 3,2 जो कि आपका मिड पॉइंट है। बस, तो ये पॉइंट था जिसको आपको यूज करना था, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो बहुत ही सरल सवाल है, बस आपको चीजें समझने की जरूरत है। वैसे ये पॉजिटिव स्लोप का इतना रोल नहीं था, क्योंकि उन्होंने उसका स्लोप दे ही रखा है कि 2 है, तो आपको डायग्राम कैसा भी बना लो चलेगा। ऑलराइट, डायग्राम कैसा भी बना लो चलेगा। तो आप चुपचाप ये बोलोगे कि भैया मैं मिड पॉइंट निकालूंगा, और मिड पॉइंट निकाल के देख लूंगा कि इसका स्लोप 2 है और 3,2 से पास हो रहा है। आप ऐसे भी लिख सकते हो y - 2 y - y1 बराबर स्लोप 2 इंटू x - x1। तो स्लोप और एक पॉइंट से पास होने लाइन का इक्वेशन ऐसे आता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम b का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं और d का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, ऐसी गलती मत करना। क्योंकि देखो जो रेक्टेंगल होता है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो आपका ऐसे भी बन सकता है, ये भी रेक्टेंगल है,
तो ये गफलत मत रखना कि अगर मैंने रेक्टेंगल बनाया है यहाँ पर और इसका कोऑर्डिनेट अगर 1,3 है तो इसका कोऑर्डिनेट जो भी होगा वो ये 3, ये एक्स कोऑर्डिनेट 1 ही रहेगा, ऐसा नहीं है। रेक्टेंगल ऐसे भी हो सकता है। यू डोंट नो एक्चुअली कि कौन सा वाला रेक्टेंगल है। तो यहाँ पर जो सर्टेन है वो सर्टेन है कि डायगोनल बाइसेक्ट करता है तो मिड पॉइंट सर्टेन है, बट यू डू नॉट नो कि रेक्टेंगल इस ओरिएंटेशन वाला है या एग्जैक्टली इस ओरिएंटेशन वाला है। अगर रेक्टेंगल इस ओरिएंटेशन का होगा तब तो आप कहोगे चलो ठीक है कि ये 1,3 है तो यहां भी इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 ही होगा। बट ये कैसे तुम्हें पहले पता कि ये वाला है? रेक्टेंगल ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। कोऑर्डिनेट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन फ्रॉम दिस पॉइंट इज, तो कह रहा है देखो भैया एक लाइन दिया हुआ है तुम्हारे पास 3x - 4y - 5 = 0 लाइन है, और कह रहा है 0,5 से एक परपेंडिकुलर डालना है, तो ये जो फुट होगा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो आप सबसे पहला काम ये करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, कैसे करोगे? आप कहोगे कि मैं एक लाइन की इक्वेशन लिखने जा रहा हूं L2 जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है और 0,5 से पास हो रही है। तो इस लाइन के का स्लोप कितना है भैया? आपने कहा 3/4 -x का कोफिशिएंट बटा y का कोफिशिएंट। अभी जो परपेंडिकुलर लाइन है इसका स्लोप क्या होगा? -4/3, उसके उल्टे का माइनस करना होता है। अब मैं इस लाइन की इक्वेशन लिखने जा रहा हूं L2 की, तो बताओ L2 लाइन की इक्वेशन क्या होगी? आप कहोगे ये होगी y - y1 = m ऐसे इंटू x - x1, ऐसा आएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे कि परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होगा? 4x + 3y + k = 0, वहां से भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं। तो ये हो गया 3y - 15 = -4x, तो ये हो गया आपका 4x + 3y = 15। दूसरा तरीका क्या था? मैं आपको बोल रहा हूं कि परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कैसा होगा, 4x + 3y + k = 0 होगा। अब इसमें 0,5 रखो तो 4 × 0 + 3 × 5 + k = 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? -15, और k अगर -15 होगा तो देखो सेम लाइन की इक्वेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है, कैसे भी लिख लो। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा, इसका और इसका, ठीक। तो एक लाइन तुम्हारे पास है 3x - 4y = 5 = 5, यहां पर आपका क्या है 4x + 3y = 15, और मैं क्या करने जा रहा हूं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने जा रहा हूं, वही मेरा आंसर है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए कैसे निकलेगा। अब देखो यहां पर आप अगर चाहो तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट थिंग इज दैट अगर आपके पास दो लाइन की इक्वेशन है तो आपको पता है ये वाला जो पॉइंट है दोनों लाइन पे लाई करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? यस। तो आप शुरू में भी चेक कर सकते हैं कि पहली बात तो कौन कौन से करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं, वो हैं जो इस लाइन पे कम से कम लाई करें। तो क्या 3,3 सेटिस्फाई होगा? 3 × 3 = 9 - 12, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है, नहीं हो सकता है। पहले एक देख के 2,3 हो सकता है क्या? तो आपने कहा 2 × 3 = 6, 4 × 3 = 12, नहीं हो सकता है। 3,1 हो सकता है क्या? आप कहोगे यस, पहली लाइन पे लाई कर रहा है। 3,2 हो सकता है क्या? आपने कहा 3 × 3 = 9 - 8, ये भी गलत है। अब देखो ध्यान से, ये जो इतनी कहानी तुम कर रहे हो ना, इसकी इस पर्टिकुलर सवाल में जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि देखो ऐसा है कि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा उसकी पहली कंडीशन ये है कि वो इस लाइन पे जरूर लाई करेगा। जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा वो ये परपेंडिकुलर लाइन और इस लाइन दोनों पे लाई करेगा। तो क्यों ना सबसे पहले हम ये चेक करें कि कौन कौन से पॉइंट्स इस लाइन पर हैं। तो हमें दिखा कि भैया केवल एक ही है, और अगर केवल एक ही है तो इसका सही होना इसकी मजबूरी है। तो आप आंसर सीधा लगा सकते थे सी, क्योंकि बाकी तीनों गलत हो गए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया, मान लिया ऐसा करने से दो ऑप्शन बचे होंगे, तो आप एक काम ये कर सकते हो कि आप दूसरी इक्वेशन निकाल लो और फिर दूसरी इक्वेशन में भी जाके वो पॉइंट रखो। जो दो ऑप्शन मान लिया बचते, उन दोनों में से कोई एक ही इस लाइन पे लाई करेगा, वही सही होगा। बट अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको फिर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। आपको यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x और 16x बना आपका
सब्ट्रैक्ट करो, 16 माइनस 9 कितना हो गया 7x, 60 माइनस 15 45, नहीं 4 3 12, 4 3 12, ये तो कैंसिल आउट हो गया, और 60 माइनस 15 आपका 45 हो गया, और 16 माइनस 9 कितना हुआ 7 ही आ रहा है यार, ऐसा क्यों? कुछ इक्वेशन गलत लिखी है क्या मैंने? 3x माइनस 4y बराबर 5, 4x प्लस 3y बराबर 15, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको 3 से कर रहे हैं, 4 3 12, 4 3 12 कटेगा, जोड़ना है सॉरी, हाँ 16 और 9 25x हो गया बराबर 75 हो गया, x की वैल्यू 3 आ गई तुम्हारी, आ गई। अब x 3 आ गई तो यहाँ जाके रख दो, y कितना आ जाएगा तुम्हारा 1 आ जाएगा, तो सॉल्व कर लो तो आ जाएगा, बट हमेशा आँख खुली रखो। ओके क्लियर है, समझ में आया सभी को? तो प्लीज़ आंखें खुली रखें, जहां ऑप्शन कमज़ोर हो उनका फ़ायदा उठाएं। कमज़ोरों का फ़ायदा दुनिया उठाती है, आपको पता है, तो तुम भी इतने दयालु मत बनो, कमज़ोर ऑप्शंस का फ़ायदा उठाओ, इसमें पाप नहीं लगता है। बाकी कमज़ोरों का फ़ायदा उठाओगे तो तुम्हें पाप लगेगा, यहाँ पाप नहीं है, ठीक है? आप आराम से कमज़ोर ऑप्शंस का फ़ायदा उठाइए। कई लोग नहीं उठाते हैं, जीवन में कहते हैं कि हमारे उसूल हैं कि हम कमज़ोरों का फ़ायदा नहीं उठाएंगे, तो अगर ऑप्शंस कमज़ोर हैं तो हम नहीं उठाएंगे इनका फ़ायदा, भविष्य कमज़ोर हो जाएगा अगर आपका ऐसा करोगे तो, ठीक है? The intercept made by a line on y-axis is double to the intercept made by it on the x-axis. If it passes through 1,2, then its equation is, देखो अगर y-axis पे बना हुआ इंटरसेप्ट x-axis पर बने हुए इंटरसेप्ट का 2 गुना है, तो लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, ओके? क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन ऐसी होती है। तो आपको यहां से पता लग गया कि आपकी लाइन इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी 2x प्लस वाई बराबर 2, और वो भी a, दैट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, राइट? अब आप चाहो तो यहां से a की वैल्यू निकाल सकते हो, 1,2 से अगर ये पास हो रहा है तो 1,2 यहां पर रखेंगे, सो 2 इंटू 1 प्लस 2 बराबर 2a, a की वैल्यू क्या आई, एक्चुअली 2a की वैल्यू 4 आ गई, तो तुम्हारी लाइन की जो इक्वेशन हो गई महाराज वो हो गई 2x प्लस वाई बराबर 4। तो 2x प्लस वाई बराबर 4 कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में। अब आप पूछ सकते थे कि इसको करने का कोई और तरीका था, इस क्वेश्चन को करने का कोई और तरीका था? तो देखो तरीके ये थे कि ये दोनों ऑप्शन सरासर गलत हैं, क्योंकि यहाँ इंटरसेप्ट अपोजिट साइन के हैं, ओके? व्हेन x और y में साइन अलग अलग है तो ये इंटरसेप्ट अपोजिट साइन के हो गए। डबल इंटरसेप्ट का मतलब हो गया कि इंटरसेप्ट मैग्नीट्यूड में भी और साइन में भी सेम है, डबल है, तो देयरफॉर ईदर ए और बी, ठीक है? क्लियर? सो या तो ए है मेरा या मेरा बी है। अब सवाल ये है कि आखिर बी क्यों नहीं, आखिर बी क्यों नहीं? बी भी तो आपका करेक्ट हो सकता है। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो क्या ये वैल्यू मेरी जो आएगी x अपॉन -2 बनेगी, और यहां पर y अपॉन -4 बनेगी, और ये वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी, तो क्या ये गलत है? यहां भी तो y इंटरसेप्ट जो है x इंटरसेप्ट का 2 गुना है। प्लीज टेल मी, यस बिल्कुल ये बात यहां सही है कि यहां पर y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट का 2 गुना है, पर ये 1,2 से पास नहीं हो रहा है, 1,2 से पास नहीं हो रहा है, इसलिए गलत है। क्योंकि वहां पर उन्होंने क्या किया कि जो देखो, अगर मैंने बोल दिया कि मेरा x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट का 2 गुना है, या y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट का 2 गुना है, तो ऐसी 2 इक्वेशंस मिलेंगी फॉर श्योर, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, बट एक पॉइंट देने की वजह से उन्होंने दोनों में से एक लाइन फिक्स कर दी कि तुम्हें कौन सी वाली लाइन चाहिए, इसलिए पहला ऑप्शन, ठीक है? पहला वाला ऑप्शन। अब देखो एक चीज और, ये सब किए बगैर अगर हम ऑप्शन चेक करते तो एक कंडीशन तो श्योर है कि मेरी जो भी लाइन है वो 1,2 से पास होनी चाहिए, ठीक? तो कुछ मत करो ये सब, आपको पहले तो ये कि जो 1,2 से पास होगी, ठीक है, जो 1,2 से पास होगी वही मेरा आंसर हो सकता है। तो रखते हैं 1,2 पास हो रहा है, यस होल्ड कर लो, ये हो सकता है। ये 1,2 से पास हो रहा है, नहीं गलत हो गया। ये 1,2 से पास हो रहा है, नहीं गलत हो रहा है, गलत हो गया। क्या ये 1,2 से पास हो रहा है? नहीं, ये भी गलत हो गया। तो
तो 1,2 से ही अकेले यही पास हो रहे हैं, तो यही करेक्ट होंगे। देखिए इंटरसेप्ट इज हैविंग ए लेंथ एज वेल एज साइन। जब हम बात करते हैं एक्स इंटरसेप्ट की तो वो खाली लेंथ नहीं होता है। अगर हमने बोला कि एक्स इंटरसेप्ट +5 है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 है, प्लस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 5 है। ओके, सो 1,2 तो एक ही ऑप्शन में फिट हो रहा है, ए, बस, तो वही सही है, बाकी तो सब गलत हो गया, सरासर गलत हो गया, टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, ऑप्शन ही फर्जी निकले। ऐसा होता है कोऑर्डिनेट में, इतना आसान नहीं होता है ओके कि ऑप्शंस आपको मिलेंगे जिसमें कई ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाए, मिलता नहीं है, ठीक है, क्योंकि यूजुअली यू नो कि अगर दो लाइंस हैं हमारे पास तो एक ही कॉमन पॉइंट होता है उन लाइंस का ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वो, अच्छा एक बात, तो मैं आपको एक लॉजिक समझा रहा हूं जो समझना ध्यान से। यहां क्यों मजबूर है एग्जामिनर? एग्जामिनर की मजबूरी यह है कि अगर सेम स्लोप की बात कर ले हम, एक पॉइंट से, सेम स्लोप नहीं कहूंगा, मतलब दो लाइंस अगर हैं तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है। अब एक कंडीशन तो आपको पहले से ही क्लियर है कि भाई डबल है, इंटरसेप्ट डबल है, तो अगर तुम इंटरसेप्ट डबल वाली कंडीशन लगा दोगे तो तुम्हारे पास दो ही लाइन बचेंगी। अब वो दो लाइन जो है किसी एक पॉइंट से पास हो सकती हैं, बट वो पॉइंट क्या है? कॉमन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब आप मुझे बता दो कि अगर उन्होंने यहां पर एक ऐसा पॉइंट दिया जो ये वाला पॉइंट है, अगर उन्होंने यहां पर एक ऐसा पॉइंट दिया जो ये वाला पॉइंट है, फिर तो दोनों सही हो जाएंगे। और दो ऑप्शन वो सही कर नहीं सकते हैं क्योंकि उनको तो एक ही ऑप्शन चेक कराना है तुमसे, तो जाहिर सी बात है वो पॉइंट ये वाला देंगे नहीं। अब वो पॉइंट मान लिया यहां पर देंगे, तो अगर वो पॉइंट यहां पर देंगे तो लाइन पकड़ना आसान नहीं हो गया। इसलिए अक्सर कोऑर्डिनेट में ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। जब नन ऑफ दीज देते हैं तो फंसता है मामला, वरना फंसता नहीं है। अब अगर ऑप्शन चेक करना जानते हो तो फटाफट कर लोगे, क्या ही टेंशन है। चले, the equation of a line on which the perpendicular from the origin makes a 30-degree angle with the positive direction of x, which forms an angle of triangle of area this with coordinates axis in the first quadrant is। देखो क्या क्या बोल रहे हैं तुमसे, समझते हैं। कह रहे हैं एक लाइन है ऐसी जिसपे अगर तुमने ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला तो ये 90 डिग्री का एंगल है। आप एक बात बताओ मुझे कि अगर ये ओरिजिन से 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये वाला इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑन विच द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन मेक्स एंगल 30 डिग्री। अच्छा, और ये एंगल बोल दिया 30 डिग्री है भैया, तो ये 30 डिग्री हो गया, तो ये 60 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? ये 60 हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया कि नहीं? एम की वैल्यू क्या हो गई? tan 120, और tan 120 का मान क्या होता है जरा बताओगे? cot 30, cot 30 का मान क्या होता है बताओगे क्या? -√3। तो ये हो गया तुम्हारा स्लोप। आप इसको ऐसे भी देख सकते थे कि ये क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस से 60 डिग्री है, तो क्लॉकवाइज 60 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? tan ऑफ -60, क्योंकि आप क्लॉकवाइज एंगल ले रहे हो तो आप सीधा बोल सकते थे कि इसका स्लोप -√3 है। स्लोप -√3, और फिर कुछ एरिया की बातें की गई हैं, ठीक है। कह रहा है कि जो एरिया है वो 50√3 बना रहा है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस से। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं इसको कैसे चेक करोगे। सबसे पहले देखो कहां पर जो स्लोप है वो -√3 के बराबर है, तो आप कहोगे स्लोप यहाँ +√3, गलत। -√3 स्लोप तभी आ सकता है जब ये दोनों सेम साइन के हों, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, यहाँ तो प्लस स्लोप आएगा। यहाँ -1/√3 है, गलत हो गया। देखो एक ही ऑप्शन है जिसमें स्लोप -√3 है, तो उसका सही होना उसकी मजबूरी है। मैं बार बार यही बोलता हूं कि बिफोर यू सॉल्व द क्वेश्चन यू गो टू द ऑप्शंस with bare minimum condition that you know. Your bare minimum condition is that just read the question and say कि okay मेरा slope नेगेटिव है। आप इसको विजुलाइज कर लो, भैया ओरिजिन से ये 30 बना रहा है, आप देख लोगे तो आपको पता है कि आपका स्लोप नेगेटिव है। आपको सॉल्व नहीं करना है। भैया किसी ने ओरिजिन से 30 डिग्री का एंगल बनाया, 30 डिग्री अगर आपने ओरिजिन से बना दिया तो आप नहीं बोल दोगे कि भैया ये एंगल, ये जो स्लोप है ये तो ऑब्ट्यूस एंगल है तो स्लोप नेगेटिव है। तो अगर स्लोप नेगेटिव है तो नेगेटिव स्लोप मिलेगा कहां तुम्हें? यहां मिलेगा और यहां मिलेगा, इन दोनों में से कुछ करेक्ट है। अब मैं जाऊंगा और देखूंगा कि भैया मेरा स्लोप है कितना, क्योंकि अब मैं यहां दोनों में से जज करने के लिए, ये दोनों गलत हो गए बट आई डोंट नो कि कौन सा इसमें सही है, तो इसलिए मैंने बोला कि एक काम करो, चेक कर लो, ठीक है, और चेक करके देख लो। तो आपने चेक करके देख लिया तो आपने कहा कि अच्छा इसका स्लोप तो -√3 आना चाहिए, और -√3 स्लोप कहां है? केवल डी ऑप्शन में, तो ये सही है। अगली कंडीशन आपको चेक करने की जरूरत पड़ी ही नहीं।
पर अगर आपको जरूरत है तो कर लो इसको, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। देखो ध्यान से, अगर आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, आप कहोगे ये वैल्यू है मेरी x/10/√3 प्लस y/10 बराबर 1। ठीक है, तो जब इसका आप बनाओगे तो ये बनेगा 10/√3 और ये बनेगा 10, ऐसा हो जाएगा। ये ट्राइंगल है तुम्हारा। इस ट्राइंगल का बताओ एरिया कितना होगा। इसका एरिया होगा 1/2 × 10 × 10√3, 10/√3। 100/2 कितना हो गया, 50/√3। मैच कर गया कि नहीं मैच कर गया? तो ऑप्शन क्या हो गया? लुक एट दिस एंड जस्ट डायरेक्टली मार्क द आंसर विदाउट एनी चैलेंज। किसी को कोई शंका है? अब आप मुझसे ये जरूर पूछ सकते हो कि सर अगर ये ना करें तो? हमें नहीं करना है ऐसे, जाओ ट्रेडिशनली बताओ हमें, हम चीटिंग नहीं करेंगे ऑप्शन के साथ। तो मैं कहूँगा कोई बात नहीं, बुरा मत मानिए। तब आप ऐसा करोगे कि अगर आपका स्लोप √3 आया है तो एटलीस्ट आपको पता है कि आपकी इक्वेशन में कुछ ऐसा दिखेगा, और मान लेते हैं कि ये a के बराबर है। हम इस वैल्यू को ना लिख के क्या कर रहे हैं, हम इस लाइन की इक्वेशन को बेसिकली ऐसा कर रहे हैं कि हम हर उस लाइन की इक्वेशन लिख रहे हैं जिसका स्लोप -√3 है। इतना तो पता है ना आपको। सो -√3 स्लोप वाली सारी लाइन की इक्वेशन मैंने लिख दी बराबर a। एक वेरिएबल है, a को चेंज करते रहोगे लाइन चेंज होती रहेगी, पैरेलल लाइंस बनती रहेंगी। अब आपने कहा यहां से जो आपकी वैल्यू आएगी x इंटरसेप्ट वो a/√3 आ गया, y इंटरसेप्ट मेरा a आ गया और ये 1 हो गया। अब अगर आपको एरिया लिखना हो इस केस में तो आपको मालूम है ये वैल्यू a/√3 है और ये a है, तो एरिया हो गया 1/2 × a² / √3 और ये वैल्यू किसके बराबर है क्वेश्चन के हिसाब से? 10 के बराबर है, सॉरी 50/√3 के बराबर है। सो अगर ये 50/√3 के बराबर है तो आप बताओ a की वैल्यू कितनी हो गई? +-10। a की वैल्यू आपकी कितनी आई? +-10। बट यहां पर इसने क्या बोला है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करी है तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव लेना है हमें, तो a की वैल्यू को हम 10 लेंगे और आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया कि a की वैल्यू 10 रख दो, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ में आ गया कि नहीं? खत्म हो गया क्वेश्चन। तो अगर आपको देखिए ये 10 कहां से आया, जब हम ऑप्शन चेक कर रहे हैं तो 3 ऑप्शन गलत हो गए तो एक ही सही होगा ना, डी। लेकिन अगर आपको प्रॉपरली सॉल्व करना है तो मैंने यहां निकाल के दिखा दिया कि a10 कहां से आया। ठीक है, आई सॉल्व इट। एरिया दिया हुआ था उससे निकल गया। पढ़ो, डिस्टेंस बिटवीन दो लाइंस के बीच की दूरी निकालनी है। अच्छा, मैंने बताया था कि जब भी ऐसा पूछा जाएगा दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो ये 12y है, 12y है, 5x 12y। अब ये 10 इधर लिखा है, 13 इधर लिखा है, दोनों को एक दिशा में कर लो बस। 10 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? -10 और यहां पर क्या है? +13। जब भी ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, अपोजिट साइन होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो ऊपर बन जाएगा आपका 23/√a² + b², 5² + 12²। इसका सब एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं, दोबारा नहीं करूंगा। तो ये बनेगा 23/13। 23/13 कहां दिया हुआ है? ऑप्शन सी, तो ये सही हो गया। ठीक है, 23/13 इज ऑप्शन सी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन विदाउट एनी चैलेंज, यू कैन सी। 25वां कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्राइंगल 2, 3, 4, 5 एंड -110 फ्रॉम 2, 3 इज। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। क्यों कह रहा है? आपको ऑर्थोसेंटर की डिस्टेंस निकालनी है किससे? पॉइंट 2, 3 से। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, जो भी आपको ट्राइंगल दिया हुआ है कुछ इस तरीके का, 2, 3, 4, 5, -1, 10। ठीक है, आपको पता है ऑर्थो सेंटर में कुछ स्पेशल होता है अगर वो ट्राइंगल इक्विलेटरल हो जाए या फिर वो राइट एंगल हो जाए। यूजुअली सवाल बनाए ही तभी जाते हैं। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनना है एसएससी लेवल के तो 100% बता रहा हूं मैं, 100 बोल रहा हूं ज्यादा हो जाएगा, 99% जान लेना राइट एंगल ट्राइंगल है या फिर इक्विलेटरल है। फिर भी देखना पड़ेगा क्या है, चलो चेक करो इसको। तो आप कहोगे यहां से हो जाएगा 4 - 2 कितना हो गया? 2, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो कुल मिला के ये बनेगा सिंपली, अगर मैं बात करूं तो 2 का स्क्वायर 4 और 4, ये वैल्यू √8 के बराबर बन रही है, ये वाली साइड। इसके बारे में बताओ, तो ये बन रहा है आपका 5² + 5²। ठीक है, तो 25, 25, 50, तो ये हो गया √50 के बराबर। यहां देखो जरा, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर,
49 और 9 कितना होता है? 49 और 9 आपका होता है 58 का स्क्वायर रूट। अब आप खुद बताओ मुझे कि क्या ये 58 आपका 50 + 8 के बराबर है? यस। तो अगर इस वैल्यू को मैं c बोल दूं और इस वैल्यू को a बोल दूं और इस वैल्यू को मैं बोल दूं b, तो क्या c² a² + b² के बराबर है? यस। क्या राइट एंगल ट्राइंगल है? यस। तो क्या राइट एंगल ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर साइड्स कौन सी हैं? ये है। जो सबसे बड़ा है ये तो हाइपोटेन्यूज हो जाता है। ये वैल्यू आपकी √8 हो गई, ये वैल्यू आपकी √50 हो गई, और देखना ध्यान से ये 2,3 है। तो यही पॉइंट आपका ऑर्थोसेंटर हो जाता है। तो ये दूरी किसके बराबर है? ये दूरी √8 के बराबर है। और √8 इज नथिंग बट 2√2, दैट इज 2√2। अब मैं आपको क्या बोलने जा रहा हूं, ध्यान रखना, कभी भी ऑर्थोसेंटर का सवाल आएगा और वो भी एसएससी लेवल का, 100% इधर ये आपका ट्राइंगल बन जाएगा इक्विलेटरल। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर बनेगा, या फिर आपका ट्राइंगल क्या बनेगा? राइट एंगल। ठीक, राइट एंगल होगा तो आपको पता है यहां से लेके यहां तक की दूरी जो साइड लेंथ होती है, और अगर इक्विलेटरल बनेगा तो क्या होता है आपका? सर्कम रेडियस के बराबर होता है। ज्योमेट्री में देखा ना आपने कि इक्विलेटरल में सब पॉइंट एक ही जगह होता है, सब पॉइंट एक ही जगह होता है, तो वर्टेक्स से लेके वहां तक की दूरी सर्कम रेडियस होती है। साइड निकाल लो, ए साइड अपॉन √3 कर दो, साइड अपॉन √3 क्या होता है आपका? लेंथ ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ऑर्थोसेंटर। तो टेंशन नहीं लेने का ज्यादा, ठीक है। एंगल बताना है इन दोनों लाइंस के बीच में कितना कोण बनेगा, कोण निकाल लो भैया। तो आपने कहा पहली लाइन का अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो आएगा √3 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। दूसरी लाइन का अगर मैं स्लोप निकालूंगा m2 तो बनेगा आपका 1 अपॉन √3, राइट। अच्छा ये बताओ कि क्या ये वैल्यू जब √3 होती है तो थीटा 60 डिग्री होता है? tan थीटा के बराबर ही तो होता है ये। थीटा 60 डिग्री हो गया, थीटा 1 60 डिग्री हो गया। यहां पर थीटा कितना होगा? ये 30 डिग्री है। अब ये 60 है और अगर ये 30 है तो इनके बीच का कोण कितना हो गया? 30 हो गया। हर बार कोई जरूरी नहीं कि तुम फॉर्मूला लगाओ m1 - m2 अपॉन m1 + m2, नो। m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, नो। आपको एक लाइन का स्लोप मालूम है कि ये 60 डिग्री है, दूसरी लाइन का स्लोप आपको पता है कि ये 30 डिग्री है। अरे भैया तो इसके बीच का एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? यस। अगर स्लोप कुछ अटपटे हैं जो एंगल आपको नहीं मालूम है, अगर अटपटे स्लोप हैं कि जिनका एंगल हमें पता ही नहीं है, उस केस में बात अलग है। उस केस में बात अलग है कि हम थोड़ा ज्यादा प्रयास करेंगे, अदरवाइज प्रयास नहीं करना है। आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकलेगा, कॉमन रेफरेंस पॉइंट है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वहां से कोण देख लेते हैं, दोनों कोण पता है, लगा देंगे आंसर। चलो अगला सवाल देखो। The equation of the line passing through this point and perpendicular to this line is, दो कंडीशन। इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन होगी 4x - 3y, और 4x - 3y यहां भी दिया हुआ है। और ध्यान से देखना, 4x - 3y कहीं और दिया है? कहीं नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए आंसर सिर्फ डी हो सकता है, बिकॉज दिस इज द ओनली लाइन दैट इज परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर नहीं, ये परपेंडिकुलर नहीं, ये तो है ही नहीं है। ये तीनों लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर नहीं है। क्वेश्चन ने क्या बोला है? ऐसी इक्वेशन बताओ लाइन की जो इसके परपेंडिकुलर हो और 1,1 से पास करती हो। इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है वो सिर्फ ये है डी। अगर कहीं ऐसा लिखा होता, ध्यान रखना, 3y - 4x, तो वहां भी स्लोप यही होता। भाई इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 3y - 4x + 1 = 0। समझे कि नहीं? आई कैन राइट। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर एक ही लाइन परपेंडिकुलर है तो ये सही होगा, दिमाग क्यों लगाएं, ठीक है। किंतु अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो, सवाल को इज्जत देने दे दो कि 3x + 4y - 5 = 0। अगर लाइन की इक्वेशन है 1 तो लाइन की इक्वेशन 2 क्या होगी? आप कहोगे ये डेफिनेटली बनेगा 4x - 3y + के बराबर 0। अब इसमें आपको पता है 1,1 से पास कराना है, तो 4 × 1 - 3 × 1 + के बराबर 0 बनेगा, और k की वैल्यू आपकी आ गई -1। तो लाइन की इक्वेशन हो गई 4x - 3y - 1 = 0। दैट इज योर आंसर, सिंपल। इफ द पॉइंट्स p q r कोलिनियर हैं तो a की वैल्यू क्या है? कोलिनियर है तो बताओ a की वैल्यू क्या है? तो देखो यहां पर क्या करोगे, p
क्यू आर 2,3 6,7 5,8। अब देखो क्या करो, पहले ये स्लोप लिखो, 2 पॉइंट जो नोन है इसका स्लोप लिखते हैं, तो ये बनेगा 7 - 3 4, 6 - 2 4, 4/4 स्लोप हो गया इसका। अब मैंने अगर P और R का स्लोप निकाला और यही स्लोप Q और R के बराबर कर दिया तो बात बन गई। तो ये हो गया 7 - A बटे 6 - 5 1। तो 7 - A मेरा 1 के बराबर है, A की वैल्यू मेरी 6 के बराबर है। देखो इसको कैसे भी लिखो कि इसका स्लोप इसके बराबर लिख दो, या फिर आपको इसका स्लोप इसके बराबर है। अगर लाइन सीधी है तो स्लोप तो बराबर आएंगे ना। क्लियर है कि नहीं? यस, स्लोप विल बी इक्वल। यू शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन हियर। ओके, कोई कंफ्यूजन यहां पर होना नहीं चाहिए। मेक सेंस? या ठीक है, तो जरा अगला क्वेश्चन ट्राई करो। आई एम जस्ट, कितना हो गया टाइम? 9 6। ठीक है, मैं एक 5 मिनट की कॉल लेके आ रहा हूँ, सो प्लीज ट्राई करो तब तक आगे के सवाल। एक अर्जेंट कॉल है मेरी। ठीक है, सो प्लीज तब तक बाकी सवाल ट्राई करो। 29 से लेके 35 तक का ट्राई करो, फिर मैं आके आपको फटाक से लगवाता हूँ। ठीक है, जस्ट आई बैक बाई 9-12 प्लीज।
हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? प्लीज कंफर्म करें। आ रही मेरी आवाज? या थैंक यू। सो देखो यहाँ पर क्या है, इस सवाल को आपने कैसे किया, क्या करना था। कह रहा है कोऑर्डिनेट बताना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मीडियंस का। सो बहुत सरल सवाल है। तो मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? सेंट्रॉइड होता है 0 + 5 + 7/3, और यहां पर क्या होगा आपका 6 + 3 + 3/3। तो ये हो गया 12/3 4, और ये हो गया 12/3 4। 4,4 आपका आंसर क्या हो गया? सी। 4,4 क्या हो गया आपका? ऑप्शन सी। आगे भी लगाया आपने, देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जो पास कर रहा है 2,2 से और कट ऑफ कर रहा है इंटरसेप्ट एक्सिस पर, जिसका सम क्या है? 9। सम 9 है। सम क्या है इंटरसेप्ट का? वो 9 है कह रहा है, और 2,2 से पास हो रहा है। तो एक काम ये कर सकते हैं हम लोग, पहले ये चेक करते हैं कि इसमें जो भी लाइंस दी हैं इसमें कौन सी लाइन 2,2 से पास हो रही है। अब आप एक चीज बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि हर ऑप्शन में सेम सेट ऑफ 2 लाइंस हैं। ये है तो ये नहीं कह रहा है, तो कह रहा है दोनों नहीं है, दोनों हैं, काइंड ऑफ दैट। तो जरा ध्यान से देखते हैं, यहां पर 2 लाइन जो दी हैं उनको मैं ऐसे लिखता हूं। एक है x + 2y = 6, और एक है मेरा 2x + y = 6। मैं एक सवाल पूछूंगा पहले से कि बताओ कौन कौन सी लाइन 2,2 से पास हो रही है। तो आप कहोगे दोनों लाइन 2,2 से पास हो रही हैं। तो पहली कंडीशन दोनों ने करा दी कि दोनों पास हो रही हैं 2,2 से। फिर अगर मैं इंटरसेप्ट की बात करूंगा तो आप कहोगे देखो x और y के सिर्फ कॉफिशिएंट एक्सचेंज हुए हैं। अगर राइट साइड में सेम वैल्यू है तो जब डिवाइड करोगे तो x और y के इंटरसेप्ट एक्सचेंज हो जाएंगे, लेकिन उनका सम क्या रहेगा? सेम रहेगा। और अगर सम सेम रहेगा तो ये अगर दोनों लाइन 2,2 से पास हो रहे हैं और सिर्फ x और y का कॉफिशिएंट एक्सचेंज हुआ है, राइट साइड में कोई चेंज नहीं है, तो इनके इंटरसेप्ट का सम भी क्या आएगा? सेम आएगा। अब या तो आंसर होगा कि दोनों नहीं होंगे, या तो आंसर होगा दोनों होंगे, डिपेंडिंग ऑन कि क्या इंटरसेप्ट का सम 9 आ रहा है। तो वो चेक कर लेते हैं। तो आप कहोगे ये वैल्यू आपकी देगी x/6 + y/3 = 1। दूसरा वाला अगर आप चेक करोगे तो मिलेगा x/3 + y/6 = 1। इंटरसेप्ट का सम 9 आ रहा है, यस। तो होंगे तो दोनों होंगे, नहीं होंगे तो दोनों नहीं होंगे। तो आप कहोगे बोथ सेटिस्फाइज, दैट्स करेक्ट। दोनों में इंटरसेप्ट का सम कितना है? इक्वल है। तो अब आप यहां से एक चीज और भी समझ सकते हो कि अगर आपको मैं एक सवाल पूछूं कि आपके पास लेट से मैंने कहा कि 2 इक्वेशन हैं जो सेम पॉइंट से पास हो रही हों और उनके इंटरसेप्ट का सम बराबर है, तो कितनी लाइंस हो सकती हैं? ऐसे सिर्फ 2 लाइंस हो सकती हैं। आप ऐसे सोच सकते हो कि मैंने कहा कि मेरे पास 2 लाइंस हैं जो एक पॉइंट से पास हो रही हैं। एक ये लाइन हो गई, और दूसरी लाइन बनानी हो तो आप कहोगे एक लाइन कहीं ना कहीं ऐसी जरूर होगी कि जिसमें y इंटरसेप्ट कम होगा और x इंटरसेप्ट क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है। तो मैं अब एक सवाल यही पूछ रहा हूं कि क्या ऐसी 2 ही लाइन होंगी या 2 से ज्यादा लाइंस हो सकती हैं? दैट इज माई सिंपल क्वेश्चन दैट आई वॉन्ट टू आस्क। कि मेरा इंटरसेप्ट का सम 9 है और एक फिक्स पॉइंट से वो पास भी हो रही है, दे आर पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि देयर कैन बी ओनली 2 इक्वेशंस। ऑलराइट, देयर कैन बी ओनली 2 इक्वेशंस जो आपके सामने यहां पर प्रस्तुत हैं, जो आपके सामने यहां लिखे हुए हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई और वैरायटी आप नहीं बनाओगे कि वो बन ही नहीं सकती कि जो सेम पॉइंट से पास हो रही हो। अलग किसी पॉइंट से पास करोगे वो दैट्स ए स्टोरी डिफरेंट, that's a different story, but otherwise there are going to be only 2 possibilities like this. Okay, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? उसी पॉइंट से पास कराना है आपको, सेम पॉइंट से पास कराना है विद द सेम सम ऑफ इंटरसेप्ट। सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। ऑलराइट, थोड़ा सा घर पे जाके विचार करना इस पे, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे यहां पर सब कुछ दिख रहा है, मैंने आपको दिखाया है कि कोएफिशिएंट चेंज करना है, राइट साइड में कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, देखिए मोर देन 2 पॉसिबल है तब जब आप बात करते हो कि आप उस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने का सपना देख छोड़ दो, कि मुझे उस पर्टिकुलर लाइन से पास होने वाला सपना नहीं देखना है।
पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने का सपना नहीं देखना है, तो वो तो बहुत पॉसिबल है, लेकिन अगर हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट से पास कराने की जरूरत है, तो दैट इज माई क्वेश्चन कि क्या 2 से ज्यादा लाइन होंगी? नहीं, घर पे जाके सोचना इसके बारे में, ठीक है। बिकॉज यू आर विलिंग दैट दीज कोफिशिएंट गेट एक्सचेंज्ड and right side remains same, only 2 lines are possible, not more than that, because you want what? You want lines passing through the same point, okay, alright। बट मेरे किसी भी स्टेटमेंट को आपको तब तक नहीं मानना है जब तक आप इस पर थोड़ा विचार ना कर लें, क्योंकि मैं कई बार जानबूझ के धोखा भी देता हूं, ताकि आपका जो कोमल दिमाग है ना, कोमल, है ना, वो बड़ी आसानी से चीज़ें मान भी लेता है ना, कुछ भी बोलो मान लेता है। तो उसको झटका देने के लिए कई बार ऐसा करना पड़ता है, ड्रामा करना पड़ता है आपके साथ, धोखा करना पड़ता है। तो वो धोखा हो सकता है मैं कर रहा हूँ, आपको क्या पता। थोड़ा सोच लेना घर पे, जो मैंने बोला है सही है या नहीं, ठीक है, तो समझ में आएगा तुम्हें, थोड़ा सा दिमाग घूमेगा, चलेगा। नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं, बता दूंगा मैं बाद में। द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर। आप कहोगे देखो परपेंडिकुलर अगर है तो ये 3 - 3/8 स्लोप आया m1 का, m2 की जो वैल्यू है वो आई है -24/p, और ये होना चाहिए -1/m1, मतलब 8/3 के बराबर होना चाहिए। सो p की वैल्यू क्या होगी? -9, बी ऑप्शन, -9। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस। क्या है इसका सेंटर? तो आप कहोगे इसका जो सेंटर आने वाला है वो तो आने वाला है 3,2। अब रेडियस निकालना है, तो आपको पता है क्या होता है, g² 9 प्लस f² माइनस ऑफ -12, तो ये बनेगा 5 के बराबर। 3,2,5, ये ऑप्शन, ठीक है। 3,5 3,2,5 रेडियस आ जाएगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। कह रहा है जो ग्राफ्स हैं इक्वेशन के वो अल्फा कॉमा बीटा पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो आपको बताना है 3α प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहोगे देखो ये तो कुछ भी नहीं है, हम कहेंगे 3x + y 5 के बराबर है, हम कहेंगे 2x - y 5 के बराबर है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो मिलेगा 5x = 10, x की वैल्यू आ गई 2, ठीक, और x की वैल्यू 2 रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, तो अल्फा की वैल्यू 2 हो गई, बीटा की वैल्यू 1 हो गई। तो आपको निकालना है कि 3α प्लस बीटा क्या होगा। बीटा की वैल्यू 1 आई, देखो जरा, x की वैल्यू 2 आई, x 2 आ गया, बिल्कुल सही बात है। y की वैल्यू कितनी आई? -1 आया, तो ये -1 आया, तो ये आ गया 3 × 2 - 1 बराबर 5। आंसर हो गया D 5। समझ में आ गया सभी को? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू ही अल्फा कॉमा बीटा है। अल्फा की वैल्यू 2 हो गई, बीटा की वैल्यू -1 हो गई, और हमने क्या किया, अल्फा और बीटा का जो मान पूछा था 3α प्लस बीटा, 3 × 2 - 1 5 आ गया। सरल सवाल है, हाँ जी, अत्यंत ही सरल सवाल है। कोई इसमें किसी को तकलीफ हो रही है? क्लियर है? हाँ जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा ना, ठीक है, फाइन। पर आपको पता है क्या, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। क्यों? फर्जी यार, इतना टाइम लगाना। एक बात बताओ, अगर 2 लाइन दिया है और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर अल्फा कॉमा बीटा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अल्फा कॉमा बीटा दोनों लाइंस पर है। जरा पहली लाइन को ध्यान से देखो, अगर पहली लाइन में तुम अल्फा कॉमा बीटा रख दो, सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? यस, क्योंकि है इंटरसेक्शन पॉइंट है। 3α प्लस बीटा तो सीधे दिख रहा है 5 के बराबर। काहे का अल्फा बीटा निकालना, काहे का अल्फा बीटा निकालना, बोला?
तो दिमाग अगर खुला रहेगा ना, खुला रहेगा, तो तुम्हें क्लैरिटी होगी कि भैया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो पॉइंट होता है जो दोनों लाइन पे होता है। तो अगर अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइन पे है तो दोनों लाइन में अल्फा कॉमा बीटा सेटिस्फाई करेगा। तो पहली लाइन में अल्फा बीटा रख दो, 3 अल्फा प्लस बीटा माइनस 5 बराबर 0 है, तो 3 अल्फा प्लस बीटा 5 के बराबर है। हो गया। ये सब करने का आवश्यकता ही नहीं है, पर तुम्हारा दिमाग चले तो, वही नहीं चलता है। फुल स्टॉप लगा के बैठे हो तुम, सारा दिमाग फर्जी चीज़ों में बहुत चलता है, काम के समय नहीं चलता है, क्योंकि वो समझता नहीं है। समझेगा तो चलेगा। समझ में आया क्या किया मैंने? हाँ जी, क्योंकि मुझे मालूम है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो पॉइंट है जो दोनों लाइंस पर है। हो गया। अब आप कहोगे सर लेकिन अगर उन्होंने पूछा होता कि 2 अल्फा माइनस बीटा क्या है, तो कह देते यहां से निकाले 5, वो भी आएगा। पर आप कहोगे उन्होंने पूछ लिया अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो क्या करोगे? अब तो कुछ नहीं कर सकते, तब निकालना पड़ेगा अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा निकालेंगे, निकाल के रखेंगे, लेकिन जहां नहीं लगाना है वहां तो नहीं लगाएंगे ना, वहां तो नहीं निकालेंगे ना। अगर कुछ भी रैंडमली पूछ लिया आपसे कि बताओ 11 अल्फा प्लस 5 बीटा किसके बराबर है, फिर तो निकालना पड़ेगा, निकालेंगे, लेकिन यहां तो नहीं निकालना है ना। अगर वो 3 अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है या फिर 2 अल्फा माइनस बीटा पूछ रहा है, वो सीधा पता है कि वहां मत लगाओ। The graph of the equation this intersect y axis at this and graph this intersect x axis at this, तो इसका वैल्यू बता दो। अब देखो, जब भी कोई चीज y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो योर अल्फा इज 0। जब भी कोई लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये जो भी डेल्टा है ये 0 है। कुल मिला के तुम्हें बीटा प्लस गामा निकालना है। तो देखो, कोई भी चीज अगर y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगी तो x को 0 रखो, y निकाल लो। तो x को 0 रखोगे तो y यहां से कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो y अगर 6 आ रहा है तो y कोऑर्डिनेट ही तुम्हारा बीटा है, तो ये 6 हो गया। बीटा इज 6। गामा देखो, x एक्सिस पे इंटरसेक्शन है तो y तुम्हारा 0 हो जाएगा, x की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 15/6। 15/6 इज व्हाट? 3 से डिवाइड करोगे तो 5/2 यानी 2.5। ये वैल्यू आ गई आपकी 2.5। 6 और 2.5 कितना होता है? 8.5। 8.5 का मतलब होता है 17/2। ये ऑप्शन। ओके, समझ में आया थोड़ा थोड़ा करके? तो कुछ नहीं करना है आपको, एक तो पता होना चाहिए कि व्हाट हैपेंस व्हेन इंटरसेक्शन इज एट द y एक्सिस। x कोऑर्डिनेट इज 0, पुट x इज इक्वल टू 0, गेट y। व्हेन इंटरसेक्ट एट x एक्सिस, y कोऑर्डिनेट इज 0, पुट y 0 एंड गेट x। हो गया 17/2। What is the area of the triangular region enclosed by the graphs? 3 ग्राफ्स दिए हैं, कह रहे बताओ एरिया क्या है। अच्छा, निकालते हैं। पहले तो देखो क्या बोला उन्होंने, एक तो x एक्सिस तुम्हें लेना है, ठीक है। एक लाइन आप बड़ी आसानी से बना सकते हो कि नहीं, ये वाली। क्या बनाओगे आप? क्योंकि x प्लस वाई बराबर 3 का मतलब होता है x/3 प्लस y/3 बराबर 1। तो ये हो गया ये लाइन। यहां से मिलेगा 3,0 और यहां से मिलेगा आपको 0,3। अब एक हो गया तुम्हारा x एक्सिस और एक हो गया ये लाइन। अब तीसरी जो लाइन है ना, वो देखो क्या है, वो ये है 2x प्लस 5y बराबर 12। तो ये बनेगा x/6 प्लस y/2.4 बराबर 1। तो मैं बना देता हूं लाइन ताकि तुम्हें समझ में आए। x/6 है और y कोऑर्डिनेट में y का है 2.4। तो बेसिकली होगा क्या, ध्यान से देखो, ये आपकी लाइन बनने वाली है और मुझे जो एरिया चाहिए ना, वो ये त्रिभुज है जो तीनों के बीच में बन रहा है। तो ये बनेगा आपका क्या, 6,0। तो आपको पता है ये वाली लेंथ कितनी है? 3 के बराबर है। एरिया अगर मैं लिखूंगा तो बनेगा 1/2 × 3 इंटू इस पॉइंट से यहां पर परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड। तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए ये, और उसका y कोऑर्डिनेट चाहिए। वो y कोऑर्डिनेट ये अल्टीट्यूड हो गया, और ये जैसे रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो जरा कैलकुलेट करते हैं। x प्लस वाई बराबर 3 है और 2x प्लस 5y क्या है आपका, यह है 12। मुझे क्या चाहिए? y कोऑर्डिनेट। मैंने बोला ना यहां का y कोऑर्डिनेट का मतलब अल्टीट्यूड। तो x को एलिमिनेट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 2x कटेगा, 5 - 2 कितना हो गया, 3y, और ये हो गया 6। y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो यहाँ x कोऑर्डिनेट जो भी हो, आई डोंट नो, बट y कोऑर्डिनेट तो मेरा 2 आ गया ना। यही मुझे चाहिए, मुझे x निकालना ही नहीं है।
तो ये 2 आ गया तो यहाँ 2 रख दो, 2 से 2 कट गया, ये वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये समझना जरूरी है कि जो एरिया पूछ रहे हैं वो है क्या। एरिया आपसे बोला गया था कि एक लाइन ये और एक एक्स एक्सिस, इसके बीच में बनने वाला एरिया, तो ये चाहिए था। ओके, ये चाहिए था। तो योर आंसर इज वेरी सिंपल, इट्स बी ऑप्शन, नो कंफ्यूजन शुड बी देयर। द इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर आपका क्या है 1,-2 है और रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर है। तो 1,-2 अगर आपका सेंटर है तो आप कहोगे यहां सेंटर आ रहा है मेरा -1,2, ये नहीं चलेगा। 1,-2 आपको सेंटर यहां दिख रहा है और यहां दिख रहा है, ये और ये गलत हो गए क्योंकि यहां -1,2 है। सेंटर 1,-2 इसमें है और इसमें है। अब मुझे रेडियस भी पता करना है, तो आप कहोगे रेडियस की वैल्यू क्या आएगी जरा बताओ। रेडियस की वैल्यू आ जाएगी आपकी g² + f² माइनस आना है। अब ये वैल्यू मुझे कितना लाना है भैया 4। अगर ये मुझे 4 लाना है तो आपका c यहां पर है, देखो 4 लाने के मतलब अंदर 16 चाहिए, तो ये वैल्यू ऑलरेडी 5 है। c की वैल्यू क्या होगी मेरी -11 मुझे यहां से मिलेगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा डी। आप यहां से निकाल भी सकते हो कि c की वैल्यू अगर स्क्वायर करोगे आप तो c की वैल्यू कितना आ जाएगी यहां पर 5 - 16 -11, दिस द आंसर। इधर होता है ना c, तो -11 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका डी, ऑप्शन हो गया आपका डी। अच्छा सवाल है, सिंपल है बट आना चाहिए। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 6 है। क्या ये है? नहीं। ये ओरिजिन जब होता है तो x और y के टर्म्स नहीं होते हैं, खाली x² y² होता है और ये रेडियस स्क्वायर होता है। x² + y² बराबर 36। ओरिजिन से सेंटर लेके सर्कल जो ड्रॉ किया था उसका इक्वेशन होता है रेडियस 6 है, इसलिए ये होगा। अल्फा और बीटा कह रहा है रूट्स हैं 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां से आ गई इसमें, जोश में आके डाल दिया। कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है चलो कोई बात नहीं। ABC कांस्टेंट है, ए नॉट इक्वल 1/α कर लेना है इसको अपने घर पे। 1/α + 1/β का मतलब होता है α + β अपॉन α इंटू बीटा। ठीक, α + β निकाल लेना, α इंटू बीटा निकाल लेना। सो α + β क्या हो जाएगा तुम्हारा, ओके b/a, क्योंकि इक्वेशन जो दी है उसके हिसाब से b/a होगा। और α इंटू बीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा c/a। तो काटोगे तो आपको मिलेगा b/c। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए पॉइंट 3, -5 एंड स्लोप 2। तो 2 स्लोप और 3, -5 से जो पास हो रहा हो, तो पहले देखो स्लोप 2 किसका है, सिर्फ इसका है, तो यही करेक्ट होगा। माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। 2 स्लोप जो है ये केवल इसी का है, ना इसका है ना इसका है ना इसका है, तो ये तीनों हो ही नहीं सकते। हम 3, -5 तो चेक ही नहीं कर रहे हैं। करना है तो बाद में कर लो, 3, -5 से पास हो रहा है, और स्लोप जो 2 है वो खाली पहले का, तो पहला ही सही होगा। ठीक है, पहला ही सही होगा बस। द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एट a, b। अब आपको बताना है कि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है खतरनाक सा, ए और बी भैया देखो निकालना पड़ेगा। अगर ए और बी निकालोगे नहीं तो बात तो नहीं बनने वाली। देखो भैया ऐसा है, घर जाओ और इसको सॉल्व कर लेना, इसमें कुछ है नहीं, है ना। बस इतना आप कर सकते हो चाहो तो, कि हम कर सकते हैं a + b का होल स्क्वायर -3ab ऊपर है और नीचे क्या है, नहीं नीचे वो भी नहीं है, ऐसे ही करना पड़ेगा। कर लो यार, कुछ है नहीं, a² b² नीचे नहीं है प्लस में, ठीक है। तो ए भी निकाल लो ऐसे। तो ये दोनों लाइन जो दी है ना यहाँ से, इनको सॉल्व करो, a निकल जाएगा, b निकल जाएगा और a और b निकल जाएगा, तो यहाँ रख के आंसर निकाल लो, जो भी होगा आ जाएगा। निगेटिव नहीं है भैया पिछले केस में। जो इक्वेशन तुम्हें दिया है ना वो ax² - bx + c दिया हुआ है। जो इक्वेशन के हिसाब से तुम -b/a बोल रहे हो ना, वो इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। इसलिए कभी भी ये गलती मत करो, हमेशा ये ध्यान रखो कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है सम ऑफ रूट्स, वो क्या होता है माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो यहां जो इक्वेशन पिछली दी हुई है वो ax² - bx + c दी हुई है,
सो अल्फा प्लस बीटा यहां क्या होगा तुम्हारा बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सॉरी माइनस बी अपॉन ए नहीं होगा, माइनस बी अपॉन ए तो उस स्टैंडर्ड इक्वेशन में होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। कंफ्यूज मत होया करो फर्जी में, जैसे आप इसमें कंफ्यूज हो गए। इस इक्वेशन में जो भी तुम जानते हो लगाओ। आपने कहा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज माइनस बी हियर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये आपका हो गया बी अपॉन ए। प्रॉब्लम ये है कि तुम इस इक्वेशन को उस इक्वेशन से को सेम मान रहे हो, वो सेम नहीं थे। अगर आप स्टैंडर्डली डायरेक्टली यूज कर रहे हो माइनस बी अपॉन ए, तो ये इक्वेशन भी तो सेम होनी चाहिए, वहां ये प्लस होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। ध्यान दो, सोचो, तब तुम्हें समझ में आएगा। चलो तो आज इतना ही करते हैं, ठीक है, कल मिलेंगे, बाकी के प्रश्न किए जाएंगे कल, और कल खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। जितने भी सवाल होंगे कल इसको ओवर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए कल मुलाकात होगी आपसे, कोऑर्डिनेट के जो बाकी बचे हुए सवाल हैं उनको करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल टुमारो इन द मॉर्निंग 8, ठीक है। जिनकी शाम को भी आते हो ना आप लोग, शाम को भी आ जाना, ठीक है, शाम को भी पढ़ेंगे। चलो गुड बाय, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल टुमारो। Actually, photo the perpendicular to a line needs to be a unique point, so if we get one option correct, then what do you mean by one option correct? Okay, obviously foot of the perpendicular is obviously a unique point, so if there is only one point which is satisfying, that has to be correct. Yes, 24 मार्च को आपने टिकट रेस किया है, टिकट नंबर बता दो, मुझे ही मज़ा आएगा ना, शिकायत करोगे तो मैं भी पूछूंगा, आए क्या हुआ भाई, ठीक, 1 मिनट रुक जाओ यार, लिख लेता हूँ मैं, है ना, लिखूंगा नहीं तो भूल जाऊंगा। क्या है टिकट नंबर 64,995, कहाँ रख दिया मैंने अपना, पेन भी नहीं मिल रहा है, फ़ोन भी नहीं मिल रहा है, रुको 1 मिनट रुको, मिल जाएगा, लिखेंगे कहीं तो लिखेंगे। हाँ, कहाँ प्रोफाइल ढूंढ रहे हो मेरी, shaadi.com पे नहीं मिल रही है, बनाई नहीं मैंने ठीक, कह रहा आपकी प्रोफाइल नहीं मिल रही है। एक बार एक अंकल जी ने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया कि बेटा कैन आई गेट योर फ़ोन नंबर, मैंने कहा अंकल क्यों, तो बोले बुरा मत मानना, मैंने कहा नहीं मानूंगा, तो बोले मेरे पास एक रिश्ता है, तो मैंने कहा नहीं दूंगा 65191। चलो जी, सबका नाम लिख लिया मैंने, चंदन आपका नाम लिख लिया, अमित आपके टिकट लिख दिए हैं, और आपका जो कमेंट है वो बता दूंगा कि कब से छुट्टी पर हो तुम लोग, ठीक है। हाँ जी, ऑलराइट, 6519 आपके फ्रेंड का, अच्छा ठीक है। अमित जी लिख लिया आपका टिकट नंबर, मैंने लिख लिया, ठीक है, बोल दूंगा, बात कर लूँगा, ठीक है, ओके। और कोई शिकायत, जिनका वैलिडिटी खत्म हो गया है उनको मिल जाएगा, परेशान ना हो। अनअकैडमी पे आपकी क्लास लेना चाहिए, नहीं तुम्हारी इच्छा, ठीक है, फ्री क्लासेस होंगी, ले लेना। अभी मैं वहाँ पर मिक्स मार्क्स कराने वाला हूँ, कर लो, क्या बुराई है, कोई नुकसान नहीं है, पसंद आएगा तो करना, नहीं आएगा तो मत करना, ठीक है, ऑलराइट। सर्च करो मिल जाएगा यार, ऐसा मत बोलो कि नहीं मिल रहा है, रुको दिखाता हूँ खोल के तुम्हें, मिल जाएगा प्रोफाइल तो। आप भी दुखी हैं कि मैंने अनअकैडमी पे मैं कुछ क्लासेस लेने जा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही अनरीजनेबल लोगों ने मुझे परेशान कर रखा है, समझ ही नहीं रहे, ठीक है। ओके, सो क्या करो ना, मैं बताता हूँ, ऐसा कुछ करो, unacademy.com/ramo क्लिक करो,
मिल जाएगा, देखो ना मिल गया मैं, है ना। तो देखिए ऐसा है, मैं एग्जामों छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, कुछ घंटे दे रहा हूँ पर मंथ, ठीक है। सो इट विल डाइवर्सिफाई in terms of reaching out to students. So win-win for both, for me that I am getting access to new users, win-win for Unacademy also, they are having me, so there is nothing to be shocked about. People are shocked, कई लोग कह रहे हैं हमारा दिल टूट गया है, ठीक है, कई लोग कह रहे हैं हम आपसे निराश हो गए हैं, आपकी इज्जत खो दी है आपने मेरी, ठीक है। तो अनरीजनेबल लोगों को समझाना संभव नहीं है, वो मुझे मूर्ख समझते हैं जो कि मैं हूँ नहीं, ठीक है। सो ठीक है, सो एक्चुअली द चैलेंज इज, यू नो व्हाट इज हैपनिंग, लेट मी टेल यू, द थिंग इज दैट आप देखो ये एजुकेशन सेगमेंट कैसे काम करता है। ये काम ऐसे करता है यहाँ पर कि यहाँ पर परसेप्शन बेस्ड गेम चलता है, और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस पे कंटिन्यूसली काम भी किया जाता रहा है। अगर आप देखोगे कि चैनल्स कैसे ग्रो होते हैं, एक तरह से सिंपल शब्द है बिचिंग करके, दैट द राइट वर्ड, यू सी हाउ पीपल व्हाट दे डू ऑन द चैनल, दे जस्ट कम शाउट ऑन सम अदर टीचर, यू जस्ट शाउट ऑन सम अदर इंस्टीट्यूट एंड यू ग्रो, बिकॉज ह्यूमन नेचर है कि उनको बवाल में बहुत मजा आता है। एग्जामों का चैनल पता है आपको इतना ग्रो क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें बवाल करना नहीं आता है, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम वी हैव, हम बवाल नहीं कर पाते कि आके किसी को बुराई कर दी, आगे किसी को गरिया दिया, ठीक है। तो अगर हम किसी को आके अभी गालियां दें, अभी देखो फटाक से ग्रोथ होने लगेगी, एक का एक सारे स्टूडेंट जिंदा हो जाएंगे। असली भीड़ पढ़ने वालों की नहीं है, असली भीड़ ना पढ़ने वालों की है, जिन्हें बवाल और मजा चाहिए बस। तो जो लोग उनको कैटर करते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो उनके लिए पूरा मटेरियल तैयार रखते हैं, उनको पता है क्या करना है इनको, ठीक है। थोड़ा सा मसाला दो, बच्चे आ जाएंगे एक्टिव, 10,000 लाइव देख रहे हैं तुमको, ठीक है। अब उन लोगों ने क्या किया है, बच्चों को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर, बच्चे एक टूल की तरह इस्तेमाल होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अक्सर मेरे को मैसेज आता है कि सर इनको सपोर्ट करो, उनको सपोर्ट करो। अरे मैं क्यों करूं, उनको सपोर्ट चाहिए मुझसे बात करें ना, मैं करूंगा। तो बच्चों को लोग टूल की तरह यूज करते हैं, दे आर टूल फॉर द स्टूडेंट्स। उन्हें भड़काओ, बच्चों को भड़का दो, बच्चे पागल, वो तुरंत उनके साथ लग लेंगे। तो एक परसेप्शन ऐसा बिल्ड कर दिया गया है ना, बिल्कुल, कि लोग किसी के डिसीजंस को ये नहीं देखते हैं कि यार हमारा क्या जाता है, करने दो, है ना, गलत होगा तो खुद ही भुगतेगा। लोग आ जाएंगे वे करने, अरे बहुत गलत कर रहे हो आप, आपने इज्जत खो दी, ये कर दिया, वो कर दिया, गजब है यार दुनिया, ठीक है। सो मेरा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव, मैंने एक वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल। देयर आर मेनी फैक्टर्स ऑफ सक्सेस ऑफ ए कंपनी, ठीक है। एग्जामों का एक अपना लाइफ साइकिल है, वी आर नॉट फाइटिंग द बिग प्लेयर्स, वी कैन नॉट एक्चुअली, ओके, समझ में आई मेरी बात। मैं अगर कहूं कि मैं आज अनअकैडमी को फाइट करूंगा, ये मूर्खता है, हमारे पास उतने पैसे ही नहीं है, ठीक है। या मैं इतने बड़े इंस्टीट्यूट को फाइट करूंगा जिनके पास फंडिंग है, नहीं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट वो जो गेम है ना फंडिंग वाला, उसमें प्रॉब्लम क्या है, ऐसा नहीं कि फंडिंग हमें नहीं मिल सकती, मिल जाएगी, पर फिर मैं टीचिंग छोड़ दूंगा। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत काम होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ऐसे नहीं चलता है कि आपने किसी से पैसे ले लिए, फंड ले लिया और फिर आप ग्रो करके उनको नहीं दिखा रहे हो, फिर तो उनको नंबर्स चाहिए, ठीक है। तो फिर मैं क्या हो जाऊंगा, मैं फुल टाइम एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा और मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, वो एक रूट है, पैसे बहुत कमाऊंगा मैं, लेकिन मैं टीचिंग छोड़ दूंगा, क्योंकि छोड़ना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम टीचिंग में निकालना है, एग्जामों थोड़ा स्लो चलेगा, ठीक है, मुझे स्लो पेस से कोई दिक्कत नहीं है, ऑलराइट। तो वी हैव टू वर्क इन ए कोलैबोरेटिव वे। एज ए टीचर मुझे जहां एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा ज़्यादा, ठीक है। सो अनअकैडमी उस फॉर्मेट में बिल्कुल सही बैठ रहा है मेरे लिए। आई हैव फ्रीडम टू टीच व्हाट आई वांट, आई हैव फ्रीडम टू बी वेयर एवर आई वांट, I have freedom to schedule my own classes, whatever I want to teach. Plus, their strategy is simple. They want new users, and therefore there is a special classes. Special classes means you are teaching for free to the students. So I am teaching you free. You are not paying anything, but they are paying me. Wonderful thing, ना? ठीक है, it's a win-win for both. बच्चे को फ्री मिल रहा है कंटेंट, अनअकैडमी को यूजर्स मिल रहे हैं नए, मेरे को पैसा मिल रहा है फ्री पढ़ाने का।
तो कहने का मतलब है ये एक काफी अच्छा मॉडल है, सब जीत रहे हैं इसमें, ठीक है। मैं YouTube पे कंसिस्टेंट फ्री नहीं पढ़ा पाता हूँ, उसके कई सारे कारण होते हैं। हमारे एक पूरी टीम है, मुझे सपोर्ट करना है उनको, मुझे नए बैचेस समय समय पे लाने पड़ते हैं। 33-34 लोगों की सैलरी जाती है एग्जामों से एवरी मंथ। लॉकडाउन में क्या हुआ कि सारे कोर्सेस का जो इनरोलमेंट था वो कम हो गया, नेचुरल, पूरे क्रॉस एजुकेशन में, क्योंकि सबके पेरेंट्स की इनकम चली गई तो लोगों ने कम एडमिशन लेना शुरू किया। सब शुरू हुआ जस्ट आफ्टर द लॉकडाउन, ठीक है। बट उसके बावजूद भी हमने अपनी टीम में से किसी को भी अननेसेसरी नहीं निकाला है, जो निकले भी हैं वो वैसे भी निकलते, ठीक है। तो वो कैसे मैनेजमेंट होता है, सारा कुछ लोड होता है मेरे ऊपर, मुझे देखना पड़ता है। तो कई बार यूट्यूब को सेक्रीफाइस करना पड़ता है मुझे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है। जब मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं आके क्या करूंगा, मैं कोर्स लूंगा, एक नया बैच निकालूंगा, पढ़ाऊंगा, और क्या करूंगा। सो अभी ये है, मुझे लगा कि यार अगर मैं सर्टेन पोर्शन ऑफ टाइम निकालता हूं और कहीं और डिवोट करता हूं तो इट इज विन विन फॉर एवरीवन एक्चुअली, ठीक है। जो फ्री कंटेंट की एक डिमांड रहती है बच्चों को कि मुझे नहीं मिल रहा है, अगर मैं वहाँ स्पेशल क्लासेस ले रहा हूँ थ्रू आउट द मंथ फॉर विच आई एम गेटिंग पेड, सो फॉर मी इट इज ए पेड क्लास, फॉर यू इट इज ए फ्री क्लास, इट्स वंडरफुल ना। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो आई हैव टेकन दिस डिसीजन बहुत सोच समझ के। और मुझे एक चीज़ ये भी अच्छी लगती है कि अभी देखो वहाँ पर ऑलरेडी, ऐसा नहीं है आप बोल लो कि सारे टीचर वहाँ ख़राब हैं, ये तो बेवकूफ़ी है और घमंड है। वहाँ उनके सब्सक्रिप्शन में भी अच्छे टीचर्स हैं, तो एक तरह से वो सब्सक्रिप्शन भी स्ट्रेंथन होगा, मेरी प्रेजेंस होगी, मैं भी अपना कोर्स लाऊंगा वहाँ पर। और मैंने आपको पहले बोला कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है पूरे क्रॉस सेगमेंट में। आपने देखा भी होगा मेरा एटीट्यूड, मैं किसी भी टीचर को रीच आउट कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ, सब मेरे दोस्त हैं एक तरह से, ठीक है, क्योंकि मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, ठीक है। सब अच्छे हैं, अपना अपना काम करें, सबका अपना अपना कोर्स है। सो डू फेयर क्रिटिसिज्म बट डू नॉट बिकम एनिमी ऑफ एनीवन, राइट। एवरीवन शुड बी गिवन ए चांस, ओके। अब मैं बता रहा हूँ अनअकैडमी की बात कर रहे हो अगर आप, तो अनअकैडमी जेई में मेरा एक कजिन है, उसने एडमिशन लिया लास्ट ईयर, मुझे पता भी नहीं था, उसने मुझसे पूछा भी नहीं, उसने खुद ही देखा ओखा लिया, वो आईटी निकाल गया इस बार। फिर मेरी उससे बाद में बात हुई तो मैंने पूछा सब्सक्रिप्शन कैसा था, तो ही इज वेरी पॉजिटिव अबाउट अनअकैडमी जेई सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ऑलराइट। रोमन इज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वी कीप ऑन टॉकिंग, सो आई हैव नथिंग पर्सनल कि हम कोई ग्रज है हमारे बीच में। तो जब उस कजिन ने मुझे बताया कि उसको अनअकैडमी जेई से फ़ायदा हुआ, मैंने आई मैसेज हिम इमीडिएटली, दैट्स गुड गोइंग। सो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि ये बोल देना कि देखो वो बर्बाद है, परसेप्शन भी बिल्ड किया उनके बारे में। आप देखो अगर ये चीज़, एवरीवन टारगेट्स देम बिकॉज दे आर द बिग फिश। बिग फिश को हर कोई टारगेट करता है क्योंकि उससे उनको व्यूज मिलते हैं, व्यूज, ठीक है, तो हर कोई करेगा, ऑलराइट। सो लेट अस नॉट गेट इनटू दैट। जिससे भी कोई आ गया सर ये अनअकैडमी पे जाके आप गलत कर रहे हो, हु विल डिसाइड व्हाट इज राइट और रॉन्ग। ओम श्रीवास्तव, आपने मान लिया आपको एक लड़की पसंद आ गई, आपको उससे शादी करनी है, आपके पिताजी बोलेंगे आप गलत कर रहे हो, मैं पूछ रहा हूं कौन गलत है, आप या आपके पिताजी। आप कहोगे दोनों अपनी अपनी जगह सही है, दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम नॉट ए पर्सन हु इज डूइंग एनी क्रिमिनल ऑफेंस। मैंने भी बहुत कुछ सोचा होगा, मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल रहे होंगे, मैंने भी बहुत टाइम लिया होगा, मैंने 4 साल का टाइम लिया है। 2017 onwards they are approaching me, 2017 onwards, and we are continuously in touch, every month we talk, and decided it now, let's devote some time there, okay। So there is some good purpose only, और बाकी इतना दिल पे न लो कि वहाँ जाके आप गलत करो। मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं यहीं से पढ़ाऊँगा, इसी स्टूडियो से पढ़ाऊँगा, मैं जा नहीं रहा हूँ वहाँ, कैद नहीं किया उन्होंने मुझे ठीक है, और नहीं मैंने किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लिया, टेंशन मत लो, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। मुझे लगता है कि अब मैं ज़्यादा एक्सप्रेस होकर पढ़ाऊँगा, मुझे ज़्यादा मौका मिलेगा फ्री पढ़ाने का, आपके लिए फ्री है वो, मस्त रहो, क्या करना तुम्हें, टेंशन क्या है। अब ये थोड़े ना कि मैं यहाँ परसेंटेज कुछ और तरीके से पढ़ाता हूँ, वहाँ कुछ और तरीके से पढ़ाऊँगा, नहीं, मैं अच्छे तरीके से यहाँ भी पढ़ाता हूँ, वहाँ भी पढ़ाऊँगा, यूट्यूब पर भी पढ़ाता हूँ, बस। समझ में आई मेरी बात। तो आप लोग का काम है पढ़ाई करना, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, है ना। और बाहर के लोग जो आपको लगातार भड़काते रहते हैं ना, उन्होंने आपके अंदर एक आग भरी है, फर्जी आग भरी है, वो मैं जानता हूँ, ठीक है, देखता रहता हूँ लोग क्या कर रहे हैं, समय समय पर आग भरते रहते हैं बच्चों के अंदर, वो गलत बात है बहुत, ठीक है, नहीं करना चाहिए काम। हाँ जी, अपने फ़ायदे के लिए लोग अगर बच्चों का इस्तेमाल करते हैं तो ये गलत है, और करते हैं लोग, आप देख लो।
चारों तरफ नज़र उठा के देख लो, सब दिखेगा। हाँ जी, ऑलराइट। एनीवे, खैर आप लोगों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा लंबा समय बिताया है, सो आप लोग मुझे ज़्यादा समझते हो अच्छे से, तो यहाँ कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। मस्त रहो, एग्ज़ामों जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा, एंड कोई इशू नहीं है, मस्त रहो। ठीक है, लेट मी एक्सपीरियंस द न्यू प्लेस ऑल्सो, है ना? और विल यू स्टॉप मी? नो, यू शुड लेट मी डू दैट। ओके, चलो, थैंक यू, सी यू ऑल टुमारो, बाय बाय, थैंक यू।